रेन ने हीरो पार्टी को ज्वाइन किया था। ये लोग मॉन्स्टर से लोगों को बचाते हैं, लेकिन रेन का काम वहाँ सामान ढोना था, क्योंकि रेन के पास कोई फाइटिंग स्किल नहीं थी। इसीलिए हीरोज के हिसाब से रेन बस यही काम था जो ठीक से कर सकता था। लेकिन बस यही नहीं, रेन के साथ हीरोज का बर्ताव भी कुछ ठीक नहीं था। वो मौका ढूंढते थे रेन को ताना मारने का। ये सब 6 महीनों तक चलता है। फिर एक दिन हीरो पार्टी के लीडर एरियोस ने रेन की काफी बेइज्जती करके उसे पार्टी से बाहर निकाल देता है। वो बोलता है कि रेन किसी भी काम का नहीं, क्योंकि उसकी पावर कुछ खास नहीं है, वो बस लड़ाई में उन पर बोझ बनता है। और क्योंकि वेपन्स और आर्मर भी उन्होंने ही रेन को दिए थे, वो ये सब उससे उतरवा कर उसे यहाँ से निकाल देते हैं। इन 6 महीनों में आज तक रेन को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि हीरोज उसके लिए कितने बुरे थे। उसे तो लगता था कि वो लोग उसे इसीलिए डांटते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। लेकिन अब रेन को वो सारी बातें समझ आने लगी थी। लेकिन अब रेन को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी यूजलेस पावर के साथ अब आगे क्या करेगा। तभी टाउन के बच्चे रेन के पास आते हैं, जो रेन की ट्रिक्स देखना चाहते थे। अब उनके वो खिलखिलाते चेहरे देख रेन उन्हें मना नहीं कर पाता और अपने मैजिक से एक उड़ते हुए ईगल को कंट्रोल कर लेता है, जो कि नीचे आकर उन्हें नमस्ते करता है। पर क्योंकि ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए ईगल रेन के मैजिक से जल्दी आजाद हो जाता है। रेन का ये कारनामा देख उन बच्चों को बहुत मजा आया था। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि वो भी रेन की तरह एक बीस्ट टेमर बनना चाहता है। और ये वही बच्चा था जिसने कुछ दिनों पहले रेन से हीरो बनने की बात की थी। जब रेन उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बोलता है कि हीरोज बहुत घमंडी होते हैं, वो आम लोगों को अपने करीब भी नहीं आने देते। ये बात सुनकर रेन को याद आता है कि इस शहर के लोग हीरोज को अपने वेपन्स नहीं बेचते। अब उनमें से एक लड़का बोलता है कि वो तो बहुत पैसे कमाना चाहता है और एक बोलता है कि वो तो एडवेंचरर बनके पूरी दुनिया घूमना चाहता है। ये बात रेन के अगले कदम की ओर इशारा कर रही थी। वो सोचता है कि अब तो वो हीरो पार्टी में भी नहीं है, तो अब तो उसका डीमन लॉर्ड से भी कोई नाता नहीं है। अब उसको डीमन लॉर्ड को हराने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। इसीलिए रेन एक एडवेंचरर बनने का फैसला करता है और दोपहर के वक्त रेन एक एडवेंचरर गिल्ड जाता है और वहाँ से रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि हर एक एडवेंचरर को एक ट्रायल गेस्ट पास करना होता है, ताकि वो ये साबित कर सके कि उनमें एडवेंचरर बनने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। एक एडवेंचरर बनने के लिए पहले आपको 20 गॉब्लिन्स को मारना होगा और 20 हब्स को कलेक्ट करना होगा। जो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, एज अ एडवेंचरर उसे गिल्ड की तरफ से पहला कुश दिया जाता है। रेन एक गिलहरी की मदद से गॉब्लिन्स के झुंड को ढूंढ लेता है और उन्हें बड़े आसानी से खत्म कर देता है। पर लेकिन ऐसा नहीं था कि रेन फाइटिंग में अच्छा था। असल में ये गॉब्लिन्स ही F रैंक के होते हैं और इन्हें मारना काफी आसान होता है। खैर, अब रेन को अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 20 हब्स को कलेक्ट करना था। अब जब रेन गॉब्लिन्स को मारने के बाद उनसे मिले स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा था, तभी उसे जंगल में से किसी की चीख सुनाई देती है। रेन उस तरफ भागता है। उसे डर था कि कोई खतरे में ना हो। वहाँ जाकर वो देखता है कि एक D रैंक का किलर टाइगर एक अबला लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। ये देख रेन अपने खंजर से उस टाइगर की पीठ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर की चमड़ी इतनी सख्त थी कि वो खंजर ही टूट जाता है। पर इससे टाइगर का ध्यान रेन की तरफ आ गया था और ये उस लड़की के पास अच्छा मौका था वहाँ से भागने का। लेकिन वो लड़की रेन के कहने पर भी नहीं भागती, उल्टा वो एक लंबी छलांग लगाती है और मोमेंटम का इस्तेमाल करके वो टाइगर पर जोरदार लात मारती है, जिससे टाइगर वहीं ढेर हो गया था। रेन उसकी ये नेचुरल पावर देख हैरान हो गया था। जब रेन ने उस लड़की को गौर से देखा, उसे वो माइथोलॉजी याद आती है कि इस दुनिया में अल्टीमेट स्पीशीज नाम से कुछ स्पीशीज होती है जिनके पास अनबिलीवेबल पावर होती है। इन अल्टीमेट स्पीशीज में डेमीगॉड और फेरीज आती हैं, लेकिन कुछ रेयर स्पिरिट्स भी हैं जिन्हें कैट स्पिरिट कहा जाता है और ये लड़की वही कैट स्पिरिट है। रेन देखता है कि वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है और अब उसकी बॉडी डिसअपीयर होने लगी है, पर क्योंकि वो लड़की होश में नहीं थी, इसीलिए उसके गिरने से पहले रेन को उसे बचाना पड़ता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कैट स्पिरिट एक्सटेंशन के करीब आ चुकी है, मतलब कि ये अब इतनी कम हो चुकी है कि ये कभी भी विलुप्त हो सकती है। हालांकि कैट स्पिरिट एक पावरफुल स्पीशीज है, लेकिन ये मैजिक यूज नहीं कर सकते, बट ये फिजिकली काफी फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। रेन उसे खाने को कुछ देता है क्योंकि वो टाइगर को मारने के बाद काफी थकी हुई लग रही थी। जब खाना खाने के बाद वो वापस एनर्जी से भर जाती है, तो वो रेन को बताती है कि उसका नाम कनाडा है और वो रेन का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। वो कहती है कि वो अपनी छोटी स्पीशीज के बीच रहकर काफी बोर हो चुकी है, इसीलिए उसने ट्रैवल करने का फैसला किया और आज उसकी मुलाकात रेन से हुई है। उसका कहना था ये किस्मत का इशारा है। जब उसने रेन को देखा
देखा उसे रेन के अंदर से सॉलिड पावर का एहसास हो रहा था और वो यकीन के साथ कह सकती है कि रेन एक स्किलफुल बीस्ट टेमर है जो उसे भी टेम कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि स्पेशल स्पिरिट को टेम करना कोई आम बात नहीं है और अगर रेन ने कनाडे को टेम कर लिया यानी कि वो कोई आम बीस्ट टेमर नहीं है। पर रेन का मकसद अपने आप को साबित करना नहीं था, वो बस कनाडे को बेहतर जानना चाहता है और इसीलिए वो उसे टेम करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो रिचुअल शुरू करने के लिए एक बूंद खून अपनी हथेली पे गिराता है और मैजिकल सर्कल बनाता है। फिर रेन के स्पेल यूज करने के बाद उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है। उन दोनों के हाथों पर एक रून बन गया था जो उन दोनों के बीच के बॉन्ड को दर्शाता है, यानी कि अब कनाडे उसी के साथ ट्रेवल करने वाली है। और इसी बात पर रेन यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसको हीरो पार्टी से कमजोर कहकर निकाल दिया था वही बीस्ट टेमर अब एक अल्टीमेट स्पीशीज के साथ ट्रेवल करने वाला है। खैर अब रेन को अपने ट्रायल क्वेस्ट को कंप्लीट करना था। वो कई रैबिट्स के साथ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है ताकि वो उसके लिए मेडिकल हब्स को इकट्ठा कर सके। ये देख कनाडे को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता क्योंकि आम बीस्ट टेमर एक वक्त में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट को संभाल सकते हैं, लेकिन रेन ने न सिर्फ एक साथ कई कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं बल्कि उसने कनाडे यानी कि एक अल्टीमेट स्पीशीज को भी टेम किया हुआ है जो कि कनाडे की नजरों में तो इम्पॉसिबल है। पर रेन उसकी बातों पे ज्यादा गौर नहीं करता क्योंकि जहाँ से वो आया है उसके लिए ये सब बिल्कुल आम बात है। खैर वो वापस अपने काम पे ध्यान देता है और 10 गॉब्लिन स्टोन और 20 हब्स को सबमिट करने के बाद रेन को ऑफिशियली होराइजन एडवेंचर गिल्ड का F रैंक एडवेंचरर बना दिया जाता है। रिसेप्शनिस्ट नटाले उसे उसका एडवेंचरर कार्ड देती है जो अब उसकी आईडी की तरह काम करेगा और उसे 50 कॉपर कॉइन भी रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाते हैं। पर ये अमाउंट उसकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए काफी नहीं थे, इसीलिए रेन और काम करने का फैसला करता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे एडवेंचरर की रैंक बढ़ती है साथ ही उसके रिवॉर्ड को भी बढ़ाया जाता है। खैर गिल्ड के हॉल में ही कनाडा उसका वेट कर रही थी जो कि काफी एक्साइटेड होकर उससे टेस्ट के बारे में पूछती है और अब रेन भी एडवेंचरर बन गया है ये जानकर उसे काफी खुशी होती है। तभी एक बदतमीज आदमी उन दोनों के बीच दखल देता है। उसने कनाडा को देखकर ही पहचान लिया था कि कनाडा रेयर स्पीशीज से है और जब उसे पता चलता है कि वो रेन के साथ है वो उसको बच्चा बताते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कनाडा को उसके साथ बैठकर ड्रिंक पीने का उसे ऑफर देता है। कनाडा गुस्से से फटने लगती है। वो बोलती है कि रेन उसका मास्टर है जिसने उसे टेम किया है। रेन भी उसे बताता है कि वो बीस्ट टेमर है, जिसको सुन वो और ज्यादा हंसने लगता है। वो उनकी बातों को मजाक में ले रहा था क्योंकि एक बच्चा जो मामूली सा बीस्ट टेमर है उसका एक रेयर स्पीशीज को टेम करना इम्पॉसिबल है। वो उनकी बात को साबित करवाने के लिए रेन को आर्म रेसलिंग का चैलेंज देता है जिसमें ये शर्त थी कि जो भी जीता कनाडा उसके साथ जाएगी। ऐसे चैलेंज को रेन कभी एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन सिर्फ कनाडा के फ्यूचर के लिए कि ये व्यक्ति वापस कभी कनाडा के पीछे ना आए। रेन उस आदमी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन रेन ये खुद नहीं जानता था क्या वो इस आदमी से जीत भी पाएगा। लेकिन जैसे ही उन दोनों के बीच आर्म रेसलिंग शुरू होती है अगले झटके में ही रेन इस आर्म रेसलिंग के मैच को जीत जाता है। पावर इतनी ज्यादा थी कि उस आदमी का हाथ सूज गया था। रेन खुद अपनी पावर पे यकीन नहीं कर पा रहा था। शोर सुन के नटाली वहाँ आती है और इस आदमी को यहाँ देख वो रेन और कनाडा से माफी मांगती है क्योंकि ये आदमी पहले भी गिल्ड में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा था और नताली को पहले ही इस आदमी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेने चाहिए थे और ये कहकर वो उस आदमी को घसीटते हुए गिल्ड से बाहर कर देती है। लेकिन रेन को अब तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था कि अचानक वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। कनाडा ये सुन थोड़ा हैरान थी कि रेन इसके बारे में नहीं जानता कि जब बीस्ट टेमर एक अल्टीमेट स्पीशीज के साथ टेम करता है तो उस बीस्ट टेमर के अंदर भी उसकी पावर्स आ जाती हैं। रेन इस बारे में सच में नहीं जानता था क्योंकि जहाँ से वो आया है वहाँ किसी ने कभी अल्टीमेट स्पीशीज के साथ टेम नहीं किया। खैर कनाडा काफी एक्साइटेड थी अपने मिशंस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो ये देख काफी निराश हुई थी कि उन्हें हब्स को इकट्ठा करने का मिशन मिला है। वो तो मॉन्स्टर हंट का प्लान कर रही थी पर क्योंकि रेन की रैंक ही F रैंक है इसीलिए उन्हें सबसे कम लेवल की जॉब दी गई है जिनमें उन्हें पैसे भी कम दिए जाएंगे। खैर रैबिट्स की मदद से रेन ने जल्द ही अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। ये देख कनाडा परेशान होने लगती है कि उससे ज्यादा तो रैबिट रेन के काम आ रहे हैं। इसके बाद जब वो वापस गिल्ड लौट रहे थे तभी कनाडा को एक आवाज सुनाई देती है जिसे रेन नहीं सुन सकता था। कनाडा के पास सेंसिटिव ईयर होने की वजह से वो दूर की आवाज भी आराम से सुन सकती है। कनाडा उस आवाज का पीछा करती है। रेन और कनाडा देखते हैं कि एक बूढ़े आदमी को एक गैंग परेशान कर रही है जो अपने आप को इवन फैंग का हिस्सा बताते हैं। इवन फैंग उस बदनाम
नाम गैंग का ग्रुप है जिनका हर घिनौने काम में नाम आता है। वो दोनों बिना कोई वक्त गवाए उन लोगों की ओर भागने लगते हैं और उन लोगों पर सरप्राइज अटैक करते हैं। रेन पहले से ही मार्शल आर्ट्स में अच्छा था और नई ताकत मिलने की वजह से वो उन सभी गुंडों को ठिकाने लगा देता है। इस बीच कनाडे उस बूढ़े आदमी की मदद कर रही थी। वैसे कनाडे को इस बात का डर था कि रेन उसकी पावर को संभाल भी पाएगा। उसे चिंता थी कि पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से रेन खुद को ही चोट न पहुंचा ले। लेकिन अब रेन को यूं फाइट करता देख कनाडे को कुछ होने लगा था। रेन को निहारते वक्त उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। ये चीज रेन भी नोटिस कर लेता है कि कनाडे का चेहरा टमाटर जैसा पूरा लाल हो गया है। वैसे रेन को एक बात काफी देर से परेशान कर रही थी। ये बूढ़ा आदमी एक व्यापारी है तो उसे ऐसे जंगल में आने से पहले सुरक्षा साथ लेके आनी चाहिए थी। वो कहता है कि वो सुरक्षा साथ लेके आया था लेकिन वो लोग गुंडे देखकर ही भाग गए थे। पर वो बूढ़ा आदमी रेन और कनाडा के लिए चिंतित हो गया था क्योंकि इवन फैंग वो गैंग है जो उनका विरोध करने वालों को ढूंढ ढूंढ के मारता है। तो रेन फैसला करता है कि उनके आने से पहले वही उनका शिकार करेगा। पर कनाडा भी इवन फैंग की गैंग से वाकिफ थी। उसे रेन की चिंता हो रही थी लेकिन रेन उसे समझाता है कि उसके पास एक मस्त प्लान है। एक बार फिर एक गिलहरी की वजह से रेन इवन फैंग के सीक्रेट अड्डे का पता लगा लेता है और इस वजह से कनाडे वापस डिप्रेस हो जाती है। रेन उसे समझाता है कि उसका होना ही उसके लिए खास बात है। खैर इसके बाद रेन एक आर्मी बी से टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जो कि एक स्पेशल रैंक की मधुमक्खी थी जिसका एक डंक किसी भी इंसान को 20 घंटे के लिए पैरालाइज कर सकता है। एक बार फिर रेन की काबिलियत देख कनाडे हैरान थी क्योंकि इंसेक्ट के साथ सिर्फ इंसेक्ट टेमर ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। रेन बताता है कि इंसेक्ट टेमिंग भी बीच टेमिंग की तरह कुछ हद तक सेम है और उसने थोड़ी बहुत इंसेक्ट टेमिंग भी सीखी थी। पर कनाडे की नजरों में ये एक इम्पॉसिबल काम था। खैर रेन मदद के लिए कनाडे को शहर से एडवेंचरर्स और नाइट को बुलाने भेजता है। जैसे ही कनाडे मदद के लिए शहर जाती है तभी मधुमक्खियों का झुंड वहाँ आ जाता है। रेन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उस व्यापारी ने जिन लोगों को हायर किया था वो असल में हीरोज की पार्टी थी। वो अपनी हार का इल्जाम अपने नए बीच टेमर पे लगा रहे थे क्योंकि वो सिर्फ एक स्क्विरल के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बना पाया था जबकि उसे वहाँ 20 से ज्यादा स्क्विरल को बुलाना चाहिए था। उनके बीच टेमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि एक बीच टेमर एक वक्त में सिर्फ एक के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और अगर वो एक वक्त में एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। और अगर सच में ऐसा है तो हीरोज को ये समझ नहीं आ रहा था कि फिर रेन ये सब कैसे कर लेता था। खैर जो भी हो हीरोज की रेटिंग कम नहीं होनी चाहिए इसीलिए वो अपने बीच टेमर से बोलती है कि हार का इल्जाम वो सारा अपने ऊपर ले ले और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मीना उसके ऊपर 1000 से भी ज्यादा मैजिक का यूज करेगी। उनकी ये डरावनी बातें सुन के वो वहाँ से भाग जाता है। एक तरफ उनको ये डर था कि वो सबको सच ना बता दे तो एक तरफ वो ये सोच रहे थे क्या रेन सच में ताकतवर था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेन ने मधुमक्खियों की मदद से सभी को पैरालाइज कर दिया है और वहीं कनाडा भी मदद लेके आ चुकी है। पर रेन देखता है कि कनाडा के साथ सिर्फ एडवेंचरर्स आए हैं। हमें पता चलता है कि नाइट्स इसीलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता। तभी अचानक पूरी गुफा हिलने लगती है और वहाँ घुर्राने की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। पीछे से 3 सी रैंक मॉन्स्टर्स जिन्हें किंग लिजर्ड कहा जाता है चेन से बाहर निकल आए थे। इन्हें इवोन्स ग्रुप ने ही पकड़ा था ताकि ये लोग मुसीबत में इनका इस्तेमाल कर सके लेकिन अब ये उल्टा उन पर ही हमला करने लगते हैं। गुस्से से ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे पर रेन सभी को बाहर निकल जाने को कहता है और इन लिजर्ड को रेन और कनाडा संभाल लेंगे जिसके बाद सभी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। रेन सोच रहा था कि अगर आज भी वो अपनी पुरानी टीम के साथ होता यकीनन इस वक्त वो लड़ने से मना कर देता लेकिन आज उसके साथ कनाडे है और वो कनाडे के साथ मिलकर लिजर्ड किंग को हरा देता है। और जब वो लोग गुफा से बाहर निकलते हैं तब सभी एडवेंचरर्स उन लोगों की तारीफ करते हैं। उन्होंने कनाडे और रेन को चारों ओर से घेर लिया था। ये पहली बार था जब रेन के काम को अप्रिशिएट किया जा रहा था और इस वजह से रेन बहुत ही खुश था। इवन फैंग गैंग को हराने वाली बात सुनकर गिल्ड भी रेन के टैलेंट को अप्रिशिएट करती है और उसकी ई रैंक को प्रमोट करके उसे एफ रैंक का एडवेंचरर बना दिया जाता है। साथ ही इस बार रिवॉर्ड में को सिल्वर कॉइन मिले थे जिनसे वो लोग नए इक्विपमेंट्स खरीदते हैं और टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं।
और रात होने पर रेन एक रूम रेंट करता है, पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो बस एक ही कमरा खाली है। रेन ने दूसरे होटल जाके ट्राई करने का सोच लिया था, मगर वहाँ की मालकिन मनमानी करती है और उन दोनों को एक ही रूम देती है। रेन हिचकिचाता है कि वो एक लड़की के साथ एक ही रूम में नहीं सो पाएगा, पर कनाडे कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जानती है कि आरडी एनीएक्स की तरह नहीं है। अब उसके इतने कहने पर आरडी उसकी बात मान ही लेता है। फिर वो लोग कैंपिंग से एक अच्छा ब्रेक लेते हैं, लेकिन कनाडे जो कि रेन को निहार रही थी, वो सोच रही थी कि उसकी अल्टीमेट स्पीशीज होने की वजह से हर कोई अपने फायदे के लिए उसको बेचकर पैसा कमाने के लिए उसे पकड़ना चाहता है। लेकिन जब उसने रेन को देखा, वो उसे देखकर एक बार हैरान तो हो गया था, लेकिन ना कोई इच्छा की लालच रखे रेन ने सिर्फ उसे बचाने की कोशिश की और उसकी इसी अदा पे तो वो फिदा है। कनाडे को रेन काफी अलग और काइंड पर्सन लगता है। इसके बाद कहानी एक हफ्ते आगे जाती है और इन एक हफ्तों में उन्होंने अपनी क्वेस्ट को इजीली कंप्लीट किया था। लेकिन एक दिन नताली उन्हें एक क्वेस्ट देती है। उन्हें एक ट्रबल मेकर गार्ड डॉग का सामना करना था, जो लोगों को स्ट्राइड ब्रिज पार करने से रोक रहा है। स्ट्राइड ब्रिज वो रास्ता है जो एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट ट्रेड करने का एकलौता रास्ता है। वैसे उसने किसी की जान तो नहीं ली है, बट अब वो सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। इसके बदले में नताले भी उसे 5 गोल्ड कॉइन दे रही थी और 5 गोल्ड कॉइन का ये बड़ा इनाम रेन भी खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वहां जाने से पहले रेन गार्ड डॉग के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन जिन लोगों ने पहले गार्ड डॉग से फाइट की थी वो उसके बारे में कोई बात नहीं बताना चाहते थे। उनके मुंह पर एक अलग ही चुप्पी थी, जैसे उन्हें कुछ न बताने के लिए डराया गया हो। खैर, वो लोग ब्रिज पर जाते हैं। कनाडे इतने बड़े ब्रिज को देखकर एक्साइटेड हो गई थी। तभी उन्हें वहाँ एक उड़ता लाल ड्रैगन दिखाई देता है, जो कि अपने आप को एक लड़की में बदल सकता था। मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरत बला ये भी एक अल्टीमेट स्पीशीज है, जिसका नाम तान्या है और ये वही गार्ड डॉग है जिसकी तलाश में रेन और कनाडा यहाँ आए हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ तान्या अपनी ट्रेनिंग के लिए आई है। असल में ड्रैगनोइड्स का एक रूल है, जब उनके बच्चे 15 साल के हो जाते हैं तब वो सभी लोग एक जर्नी पर निकलते हैं, जहां से उन्हें ताकतवर होकर लौटना होगा। और अभी तान्या कनाडे और रेन के साथ 1v2 बैटल करना चाहती है। एक अल्टीमेट स्पीशीज का सामना करना रेन के लिए भी चुनौती भरा था, पर उसके साथ कनाडे थी जो कि खुद भी एक अल्टीमेट स्पीशीज थी। तान्या रेन पर हमला करती है। रेन ने भी उसके हमले को ब्लॉक कर लिया था। ये देख तान्या उससे इम्प्रेस होती है कि उसने एक अल्टीमेट स्पीशीज का हमला रोका है, पर ये रेन के लिए आसान नहीं था। इसके बाद तान्या फायर ब्लास्ट से हमला करती है, जिसने कनाडे की पूंछ जला दी थी। रेन जल्दी उसकी पूंछ में लगी आग को बुझाता है। कनाडे को तान्या पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद कनाडे तान्या पे टूट पड़ती है। क्योंकि दोनों का पावर लेवल बराबर था, इसीलिए उन दोनों में कड़ाके की टक्कर चल रही थी। रेन चाहता तो नहीं था, लेकिन वो इस मौके का फायदा उठाता है और वो तान्या के ऊपर पीछे से हमला करता है। लेकिन तान्या उन दोनों को पकड़कर हवा में उछाल देती है, जिसके बाद वो आकाश में फायर स्टॉर्म का यूज करती है। लेकिन तान्या ये देख इम्प्रेस हुई थी कि ये दोनों इस हमले से भी बच गए। असल में इन दोनों ने एक दूसरे के पैरों का यूज किया था आसमान में पुश करने के लिए। तान्या बोलती है कि ये पहली बार था जब कोई उसके सामने इतनी देर टिक पा रहा है। इस वक्त रेन ने भी एक प्लान बना लिया था। वो कनाडे से उसके लिए थोड़ा टाइम निकालने को कहता है, जिसके बाद रेन वहाँ से कहीं और चला जाता है। और अब कनाडे भी और भी सीरियस हो गई थी। कनाडे ने अपनी अटैक करने की स्पीड को भी बढ़ा दिया था, लेकिन कैट स्पिरिट अपने स्टेमिना को ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाती, जिसका मजाक तान्या भी उड़ाती है। तो तान्या बोलती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेन अपने प्लान पे काम कर रहा है। और उसकी ये बेवकूफी हरकत रेन टावर के ऊपर चढ़ के सुन रहा था। खैर, जब तान्या ने उन दोनों को हवा में उछाला था, तब रेन ने वहाँ एक बर्ड को नोटिस किया था, जिसकी लोकेशन का पता लगा के रेन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उसे अपने सभी साथियों को यहाँ लाने का बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तान्या और कनाडे अचानक रुक गए हैं। उसी वक्त रेन भी वहाँ आ जाता है और रेन के कहने पर कई सारे पक्षी तान्या की पूरी बॉडी पर चोंच मारने लगते हैं। तान्या बोलती है कि ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो, इनसे मेरा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये मामूली बर्ड्स नहीं थी। इनकी चोंच में जो जहर है वो किसी को भी पैरालाइज कर सकता है, और थोड़ा बहुत असर तो इसका ड्रैगन के ऊपर भी होना चाहिए। और इसी वजह से तान्या जमीन पर गिर जाती है और अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है। रेन हैरान था कि तान्या इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है, लेकिन अब वो सच में अपने आप को बिल्कुल हिला नहीं पा रही थी। रेन उसे प्रॉमिस लेता है कि अब वो दोबारा ब्रिज पर कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगी, और वो उसे उसके साथ चलने को कहते हैं। तान्या उसे पूछती है क्या वो दूसरे ह्यूमंस की तरह उसे बेच देगा, लेकिन रेन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले वो गिल्ड में ये इन्फॉर्म करने जाता है
कि गार्ड डॉग की वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। उसने गार्ड डॉग को हराकर ब्रिज सबके लिए वापस सेव कर दिया है। नताली उसकी बात सुनकर हैरान थी, लेकिन उसे रेन पे भरोसा भी था और वो उसकी तारीफ करती है। और इस चीज को कंफर्म करने के बाद रेन को उसके 5 गोल्ड कॉइन भी मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी देर से नताली के मन में ये सवाल आ रहा था, आखिर रेन के साथ ये दूसरी लड़की कौन है। तान्या वहाँ सबको अपना इंट्रोडक्शन देने वाली थी, लेकिन रेन उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता था कि सबको ये पता चले कि तान्या एक अल्टीमेट स्पीशीज है और यही वो गार्ड डॉग है। अगर सबको ये पता चल गया कि तान्या वही गार्ड डॉग है तो यहाँ तान्या के लिए लफड़ा हो सकता है। सभी लोग तान्या को मारने की कोशिश करेंगे। किसी तरह रेन उसे बाहर ले जाता है। वहाँ भी वो अपने गुनगान गाने की कोशिश करती है, जिस वजह से रेन को उसे एक खाली जगह लेके आना पड़ता है। खैर, रेन तान्या से कहता है कि वो यहाँ से कहीं दूर जा सकती है और वैसे भी गार्ड डॉग की ये बात लोगों के बीच इतनी फैली भी नहीं है, तो अगर तान्या कोई बदमाशी ना करे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन तान्या यहाँ से नहीं जाने वाली थी। वो चाहती है कि रेन कनाडा की तरह उसे भी टेम कर ले, क्योंकि उसे लगता है कि वो उनके साथ रहकर ताकतवर बन सकती है। ये सब कहते हुए तान्या रेन से चिपकने लगती है, जो देख कनाडे को जलन हो रही थी। वो तान्या को रेन से दूर होने को भी कहती है। वैसे रेन तान्या को टीम में लेने से पहले इस पर कनाडे के विचार जानना चाहता था। कनाडे को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद रेन पहले की तरह तान्या को भी टेम कर लेता है और अब तान्या के हाथों में भी कनाडे जैसा साइन बन गया था, यानी कि अब वो भी रेन से बॉन्ड हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो एडवेंचरर्स गार्ड डॉग के बारे में रेन को बता नहीं रहे थे, उन्हें तान्या के द्वारा धमकाया नहीं गया था। असल में वो शायद इस शर्म से नहीं बता रहे थे कि वो लोग एक लड़की से पिट कर आए हैं। दूसरी तरफ हम हीरो पार्टी को देखते हैं, जिनका हाल पजामा हो गया है रेन के बिना, क्योंकि एक हफ्ते से ये लोग जंगल में भटक रहे थे और रेन ही था जो जानवरों की मदद से सही रास्ता ढूंढ लेता था। और अब वो नहीं है तो उनमें लड़ाई भी होने लगी है। तभी उनका लीडर बोलता है कि चलो रेन को वापस ले आते हैं। वो तो है ही नादान और मासूम दिल का, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से वो वापस आ जाएगा, जिसके बाद वो अपनी मंजिल तक पहुँचने के बाद वो रेन को वापस निकाल देंगे। और यहाँ आते ही तान्या और कनाडे में लड़ाई होने लगी है, इसके ऊपर कि रेन के चेहरे की ओर कौन सोएगा। वैसे अब तान्या के आने के बाद अब रेन की पार्टी में 3 लोग हो चुके हैं और तान्या इतनी पावरफुल है कि जब उन्हें स्लाइम मारने का नया मिशन मिला था तब तान्या ने अपनी फायर ब्लास्ट से सर्विस लाइन को ही जला दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्लाइम्स बहुत ही कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनको एफ रैंक के एडवेंचरर्स भी काफी आराम से हरा सकते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि इनके इतने कमजोर होने की वजह से ज्यादातर एडवेंचरर्स इन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिस कारण इनकी तादाद बढ़ने लगती है, जो कि फिर उपजाऊ जमीन और खेतों को खराब करने लगते हैं। तान्या ये गौर करती है कि कनाडे काफी डरी हुई लग रही है। असल में कनाडे को स्लाइम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि स्लाइम्स को मारने के बाद वो शरीर को चिपचिपा कर देते हैं। ये सुनकर तान्या कहती है कि अगर तुम उन पर फिजिकल अटैक करोगे तो ऐसा ही होगा। वो बोलती है कि वो कनाडे के लिए अपने फायर ब्लास्ट से सभी स्लाइम्स को जला देगी, जो सुन कनाडे काफी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि वो तान्या पर निर्भर हो सकती है। जो सुन तान्या कहती है कि मेरी तारीफ करते रहो। उनको ऐसे साथ देख रेन को भी काफी खुशी होती है। उसने सोचा नहीं था कि इन दोनों में कभी बन भी पाएगी। खैर, इसके बाद ये लोग जंगल में स्लाइम्स ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा जंगल छान लिया पर स्लाइम्स उन्हें कहीं नहीं मिलते। तो रेन बोलता है कि अब स्लाइम्स को ऊपर से ढूंढना होगा, जिसके बाद रेन वहाँ एक चिड़िया को ले आता है। कनाडे और तान्या को लगा था कि ये बर्ड उनके लिए स्लाइम्स को ढूंढेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। रेन यहाँ एसिमिलेट का यूज करने वाला था। रेन अपनी एसिमिलेट टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद रेन अचानक बेहोश हो जाता है। अचानक ये देख कनाडे काफी डर गई थी। उसे डर था कि रेन को कहीं कुछ हो ना गया हो। तभी वो लोग देखते हैं कि चिड़िया के अंदर से रेन की आवाज आ रही है। कनाडे ये देख हैरान थी कि रेन ने अपने आप को चिड़िया में बदल लिया है। तो रेन उन्हें समझाता है कि वो चिड़िया में नहीं बदला है, बल्कि उसने अपनी सोल थोड़ी देर के लिए उस चिड़िया के अंदर ट्रांसफर कर दी है और इसी टेक्निक को एसिमिलेट कहा जाता है। कनाडे ये देख वापस से हैरान हो गई थी कि रेन ये भी कर सकता है। तो रेन बोलता है कि ये तो बीच टेमर्स के लिए काफी आम बात है, जिस पर वो दोनों एक साथ चिल्लाकर बोलती हैं कि ये आम बात नहीं है। खैर, इसके बाद रेन आसमान की ऊंचाइयों को छूकर पूरे जंगल में स्लाइम्स के झुंड को ढूंढने लगता है। वैसे इस एसिमिलेट टेक्निक के बाद यूजर के शरीर का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि इस वक्त बॉडी लाइफलेस स्टेट में होती है और कोई भी यूजर के शरीर को आसानी से खत्म कर सकता है। खैर, रेन ने काफी बड़े स्लाइम के झुंड को ढूंढ लिया था। कनाडे तो उन्हें पत्थर से कुचल के ही मारने वाली थी, लेकिन तभी तान्या उसे रोक लेती है और वो रेन से पूछती है क्या वो मैजिक करना जानता है।
रेन बोलता है कि वो हल्का फुल्का मैजिक कर लेता है। रेन जब छोटा था उसने तब मैजिक सीखने की कोशिश की थी, लेकिन वो बस फायर मैजिक और हीलिंग मैजिक ही सीख पाया था। उसकी ये बात सुनकर तान्या रेन को अपना मैजिक यूज करने को कहती है, पर रेन बोलता है कि उसके पास इतना मैजिक नहीं है कि वो अपने एक फायर बॉल से सभी स्लाइम्स को खत्म कर सके। फिर भी तान्या उसे एक बार अपने मैजिक का यूज करने को कहती है, तो रेन सामने आकर अपने फायर मैजिक का यूज करता है, लेकिन इस बार रेन का मैजिक कई गुना ज्यादा ताकतवर था। रेन के फायर मैजिक की वजह से सारे स्लाइम्स एक बार में ही खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि जंगल में भी आग लग चुकी थी। एक तरफ रेन को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये मैजिक उसने किया है, तो एक तरफ जैसा तान्या ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ है। जैसे रेन का कनाडे के साथ बॉन्ड कंप्लीट हो जाने के बाद उसे कनाडे की फिजिकल पावर्स मिल चुकी है, वैसे ही अब रेन तान्या के मैजिक को भी यूज कर सकता है। लेकिन जैसे ताकत के साथ आती है जिम्मेदारियां, उसी तरह तान्या के मैजिक को कंट्रोल करना आसान बात नहीं है। इसीलिए रेन चाहता था कि तान्या उसे सिखाए, पर तान्या ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक अच्छी टीचर नहीं है। लेकिन रेन उससे रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद तान्या मान जाती है और उसके बाद रेन बेचारा पछताता है क्योंकि तान्या के सिखाने का तरीका काफी अग्रेसिव था। लेकिन कई बार गलती करने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता है और एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि अब रेन तान्या के मैजिक को भी अच्छे से कंट्रोल करना सीख गया था। इसके बाद ये लोग आज की रिपोर्ट देने गिल्ड वापस जाते हैं। वैसे हम देखते हैं कि तान्या इंसानों के बीच खुलना सीख गई है और लोग भी उसको पसंद करने लगे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि रेन ने ये सबको बताया है कि तान्या की ये सींग और पूंछ उसकी कॉस्ट्यूम है। इसके बाद ये लोग बुफे में खाना खाने जाते हैं और इतना ज्यादा खाते हैं कि रेन भी हैरान हो गया था। अब खाना खाते दौरान तान्या रेन से पूछती है आखिर उसने टेमिंग सीखी कहाँ से थी। ये जानने के लिए तो कनाडे भी क्यूरियस हो रही थी। अब उनके ज्यादा जिद करने पर रेन उन्हें बताता है उसने टेमिंग अपने गाँव में सीखी थी। रेन के गाँव में सभी लोग बीच टेमर थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी एक बीच टेमर थे और जो उसने इंसेक्ट टेमिंग सीखी थी वो भी उसने अपने गांव में सीखी थी। रेन बताता है कि उसका गांव बहुत ही छोटा और बाहरी लोगों से इतना छिपा हुआ था कि उसके गांव का कोई नाम भी नहीं था। लेकिन अब रेन का गांव एग्जिस्ट भी नहीं करता। जब रेन 12 साल का था उसके माता पिता काम में बिजी होने की वजह से उस दिन रेन को अकेले ही जंगल में ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है। लेकिन जब वो वापस लौटा उसके गाँव में आग लग चुकी थी। रेन को लगता है कि वो मॉन्स्टर्स का हमला था जिनके आतंक के आगे कोई सरवाइव नहीं कर पाया। ये बात सुनकर तान्या और कनाडे को बुरा लगता है। वो बोलती है कि वो तो बस रेन के बारे में सब जानना चाहती थी। जिसके बाद रेन बताता है कि एक एडवेंचरर ने उसे बचाया। इसके बाद रेन उस एडवेंचरर के लिए सारे काम करने लगा। वो हर एक वो काम करता जिससे वो अपने आप को जिंदा रख सके। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात हीरो पार्टीज के मेंबर से हुई। संयोग से वो लोग अपनी पार्टी के लिए एक नया मेंबर ढूंढ रहे थे। रेन को देखने के बाद वो लोग रेन को ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, जिसको रेन अपनी बदलती किस्मत का इशारा समझ उनके ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। पर जल्द ही उसे भी समझ आने लगा था कि उसका यहाँ सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और जब उन्हें लगा कि अब वो उसके किसी काम का नहीं, उन्होंने रेन को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब कनाडे को भी समझ आने लगा था कि क्यों रेन सभी को बचाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता जैसे उसके कमजोर होने की वजह से उसे ठुकरा दिया गया, ऐसे ही किसी और को भी ये दर्द सहना पड़े। खैर इसके बाद इन सभी को गॉब्लिन्स मारने के मिशन पर भेजा जाता है। तान्या इस मिशन के लिए काफी ओवर कॉन्फिडेंट थी क्योंकि गॉब्लिन्स काफी कमजोर क्रिएचर होते हैं और तान्या की ताकत के सामने उन्हें मारना उसके लिए बेहद ही आसान था। तो रेन तान्या को सतर्क करते हुए बोलता है कि गॉब्लिन्स कमजोर होने के साथ चालाक भी होते हैं। लेकिन तान्या उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और कई गॉब्लिन्स को मारने के बाद वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि एक गॉब्लिन जमीन पर पड़ा हुआ है। वो उसे भी मारने जा रही थी, लेकिन वो गॉब्लिन उसका पैर पकड़ लेता है। तान्या डर गई थी और उस गॉब्लिन को जला देती है और इस मौके का फायदा उठाकर एक गॉब्लिन तान्या को मारने जा रहा था, पर रेन उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद घायल हो गया था। तान्या अपनी किक से उसे दूर फेंक देती है। रेन ने अपनी चोट को ठीक तो कर लिया था, लेकिन तान्या अब इन सबका जिम्मा अपने ऊपर लेने लगती है कि ये सारी उसकी गलती की वजह से हुआ है। वैसे उनका मिशन कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए अब ये लोग रिपोर्ट देने वापस गिल्ड जाते हैं। लेकिन जब रेन गिल्ड से बाहर आता है तो वो देखता है कि तान्या तो यहाँ है ही नहीं। कनाडे बताती है कि तान्या कुछ देर अकेले रहना चाहती है।
हम देखते हैं कि तान्या एक पुल पर अपना उदास चेहरा लेकर ख्यालों में खोई हुई है। तभी तान्या की नई दोस्त वहाँ आती है जो उससे पूछती है कि आज उसने किस मॉन्स्टर को मारा। तान्या कुछ बोल नहीं रही थी, उसे लगता है कि तान्या को चोट लगी है। वो बोलती है कि उसकी माँ कहती है कि हमें अपनी परेशानियों के बारे में बताना चाहिए वरना हमारे अपनों को चिंता होने लगती है। अब उसके जाने के बाद तान्या को भी रियलाइज होता है कि उसके ऐसे चले जाने पर उसने सभी को चिंता में डाल दिया होगा और यही सब सोचकर वो रेन का सामना भी नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी रेन खुद वहाँ उसे ढूंढते हुए आ जाता है। उसे तान्या की चिंता हो रही थी। तान्या हैरान थी कि आज की गलती के बावजूद रेन उस पर गुस्सा नहीं है बल्कि वो तो उसकी चिंता कर रहा था। हमें पता चलता है कि आज भी उस होटल की ओनर रेन को सिर्फ एक ही कमरा देती है और कहती है कि मचा देना। रेन जमीन पर सो गया था लेकिन तान्या को नींद नहीं आ रही थी। तान्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो रेन से अपनी नजरें हटा क्यों नहीं पा रही है। उसे अपने सीने में अजीब सा दर्द हो रहा था। शायद वो रेन से प्यार कर बैठी है लेकिन वो इस बात को मान नहीं रही थी। खैर वो रेन को कंबल उड़ाकर खुद भी सो जाती है। इसके बाद वो लोग सुबह सुबह रेन को लेकर शहर जा रहे थे रेन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, क्योंकि रेन का शरीर अल्टीमेट स्पीशीज की तरह ताकतवर नहीं है। लेकिन तभी अचानक रेन के कदम रुक जाते हैं क्योंकि उसके सामने उसकी पुरानी टीम खड़ी थी। रेन उन्हें अनदेखा कर वहाँ से जा रहा था लेकिन हीरो पार्टी का बॉस आरियोस उसे रोकता है और रेन की इनडायरेक्ट बेइज्जती करते हुए बोलता है कि वो कमजोर था इसीलिए उन्हें उसे निकालना पड़ा था। उनकी बातें सुन के कनाडे और तान्या ने उन्हें पहचान लिया था कि ये वही रेन की पुरानी टीम है जिन्होंने उनके अच्छे रेन को निकाल दिया था। आरियोस भी अपने घमंड में अपनी तारीफ करने ही वाला था लेकिन वो ये गौर करता है कि उसके सामने तो अल्टीमेट स्पीशीज खड़ी हैं। जब कनाडे उन्हें बताती है कि वो रेन के साथी हैं, आरियोस से ये बात पच ही नहीं पा रही थी और खोपड़ा तो उनका तब खराब होता है जब उन्हें पता चलता है कि रेन उनका मास्टर है। रेन सीधा मुद्दे की बात करता है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। असल में आरियोस को रेन से काम करवाना है। वो चाहता है कि रेन अपने जानवरों का इस्तेमाल करके उनके लिए लॉस्ट वुड जंगल को पार करने का रास्ता ढूंढे। लॉस्ट वुड वो जंगल है जो अपनी शेप को बदलता रहता है। जैसा इसका नाम है ये एक भूल भुलैया की तरह है जिसको हर कोई पार नहीं कर सकता है। लेकिन रेन ने एक बार हीरो पार्टी के लिए इस जंगल को पार करवाया था। रेन का दिमाग खराब होने लगता है। आखिर कोई उसकी मदद क्यों करेगा जिसने उन्हें पहले निकाल दिया था। आरियोस बोलता है कि ये तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात है जो तुम हीरोज के काम आ पा रहे हो। उसकी टीम भी रेन की बेइज्जती करने लगती है। वैसे तो ये किसी काम का नहीं लेकिन हम इसे हीरोज के काम आने का मौका दे रहे हैं और नहीं तो इसके लिए ये कितनी सम्मान की बात है। लेकिन रेन उनके ऑफर को मना करके वहाँ से जाने लगता है तो हीरो पार्टी की प्रीस्ट मीना रेन को रोकते हुए बोलती है कि ये काम करना रेन के लिए जरूरी है क्योंकि लॉस्ट वुड जंगल की गहराइयों में एक जादुई कवच है जो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए बेहद ही जरूरी है और अगर रेन उनकी मदद नहीं करेगा तो डीमन लॉर्ड पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। उसके मॉन्स्टर्स शहर भर में फैल जाएंगे। हीरोज होने के नाते वो तो उनका सामना कर लेंगे लेकिन जो उनका शिकार बनेगा वो है आम इंसान और इन सब का जिम्मेदार रेन होगा। रेन भी ये नहीं चाहता था जैसा उसके गांव के साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ भी होए, इसीलिए वो ना चाहकर भी उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। आरियोस गुस्से में बोलता है ये तुम पहले भी कर सकते थे और वो रेन को उसके साथ चलने को कहता है। लेकिन मीना और कनाडे इससे पहले कुछ चाहते थे कि पहले उन्हें रेन से माफी मांगनी होगी। आरियोस इसके लिए मान जाता है लेकिन तान्या चाहती थी कि वो अपना सिर झुका के घुटनों के बल रेन से माफी मांगे। तान्या को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो एक सांस में सबको जला सकती है। वो बस शांत है तो बस रेन की वजह से। अब आरियोस को भी गुस्सा आने लगता है कि वो एक हीरो होकर एक टैलेंटलेस बंदे से माफी कैसे मांग सकता है और वो रेन का कॉलर पकड़कर बोलता है कि अपने पालतुओं को हद में रखो। रेन को भी गुस्सा आ गया था। आरियोस बोलता है कि वैसे देखा जाए तो जानवर होने के बाद भी ये दोनों कंचा माल है। क्या क्या करने लगे हो तुम नटखट रेन। तान्या और कनाडे की इंसल्ट सुन रेन आरियोस के मुंह पे जोरदार घूसा देता है। कनाडे और तान्या रेन के सबसे करीबी दोस्त हैं और वो उनके खिलाफ एक गलत शब्द नहीं सुनेगा भले ही उसके सामने हीरो ही क्यों ना खड़ा हो। अब बातचीत नहीं सिर्फ युद्ध होगा। कनाडे का मुकाबला टकले के साथ था तो वहीं तान्या आरियोस को सबक सिखाना चाहती थी लेकिन उसके हिस्से में ये दो चुन्नी मुन्नी ही आते हैं। वहीं जब टकला रेन की इंसल्ट करता है तो कनाडे को गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से उसके ऊपर हमला करती है। टकले को उम्मीद नहीं थी कि कनाडे इतनी ताकतवर होगी। कनाडे उसकी इंसल्ट करते हुए बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि हीरो पार्टी इतनी कमजोर होगी। ये सुन वो गुस्सा होकर अपना स्पेशल अटैक तान्या के ऊपर करता है जिसको रोकने में तान्या को मेहनत भी नहीं
नहीं करनी पड़ी। उसे समझ आ गया था कि उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तो कनाडे भी बोलती है कि वो भी अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल तो कर ही सकती है। टकले की फट जाती है ये सुनकर कि कनाडे ने अब तक अपने आप को रोका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेन जैसे यूजलेस के साथ ऐसी स्पिरिट्स क्या कर रही हैं। कनाडे उसका जवाब देते हुए बोलती है कि रेन सबसे ताकतवर है और एक जोरदार लात उसके मारती है, जिससे वो बेचारा बेहोश हो गया था। कनाडे डर गई थी कि वो मर न गया हो, नहीं तो रेन उस पर गुस्सा करेगा। इधर तान्या की बात सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ गया था। वो दोनों एक साथ तान्या पर हमला करते हैं, पर इस हमले को रोकना उसके लिए चुटकी बजाने जितना आसान था, जिस पर वो उनका मजाक भी उड़ाती है। इस बार वो दोनों अपने अटैक को मिलाकर तान्या पर हमला करते हैं, लेकिन तान्या के सामने ये सब बेकार था, क्योंकि उनका हमला तान्या को टच भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए आखिर में वो दोनों थक ही जाते हैं। पर उन्होंने रेन की इंसल्ट की थी, तान्या उन्हें ऐसे जाने नहीं देने वाली थी। तान्या का सबसे ताकतवर हमला वो अपना एपिक मैजिक का यूज करने वाली थी, जो पूरे आसमान को लाल कर देता है। कई सारे पोर्टल वहाँ खुलने लगते हैं, जिसके अंदर ज्वालामुखी जैसे गर्म पत्थर थे। ये देख बच्चियां काफी डर जाती है। तभी तान्या बोलती है, जस्ट चिल गाइस, मैं तो मजाक कर रही थी। वहाँ दूसरी तरफ आरियोस रेन से बोलता है, मैं तुम्हें कमजोर बीच टेमर समझकर तुम पर दया दिखा रहा था, पर तुमने मुझे मारकर हद पार कर दी है। मेरे जैसे हीरो का सामना करने का हमेशा तुम्हें पछतावा रहेगा। वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही रहा था, तभी रेन उसके एक और घूसा मारता है, जिससे बचकर आरियोस बोलता है, पागल मैं बात कर रहा था। लेकिन यहाँ रेन बात करने के मूड में नहीं था, तो अब आरियोस भी अपनी तलवार निकालकर अपना असली रंग दिखाने लगता है। आरियोस के हमले काफी तेज थे। रेन को उनसे बचने में परेशानी तो हो रही थी, और क्योंकि आरियोस चूज़न वन हीरो है, इसीलिए वो बहुत ताकतवर भी था। लेकिन रेन को उतना डर नहीं लग रहा था जितना उसे तान्या के साथ लड़ते हुए लग रहा था। इसके बाद रेन आरियोस का हाथ पकड़ के उसके पेट में जोरदार घूसा मारता है, और वो अपने अगले पंच में एक चट्टान को ही तोड़ देता है। आरियोस को समझ नहीं आ रहा था आखिर एक बीच टेमर के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। रेन बताता है कि ये वही बीच टेमर की पावर है जिनको उन्होंने ठुकरा दिया था। उसे कनाडे की फिजिकल स्ट्रेंथ और तान्या का मैजिक मिल गया है, और यहाँ तक कि रेन आरियोस के हर हमले के बारे में भी अच्छे से जानता है। लेकिन आरियोस हार नहीं मानता, और वो रेन के ऊपर लाइटनिंग अटैक यूज करता है, जिसको सिर्फ चूज़न वन ही यूज कर सकते हैं। रेन का फायर अटैक और आरियोस का लाइटनिंग अटैक एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आरियोस के पास एडवांटेज था। वो रेन के ऊपर एडवांस मैजिक का यूज करने लगता है, लेकिन अचानक आरियोस की बॉडी पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि रेन ने आरियोस के हमले से बचते वक्त एक इंसेक्ट को टेम कर लिया था, जिसका डंक किसी के भी शरीर को पैरालाइज कर सकता है। अब रेन का गुस्सैल चेहरा देख आरियोस की तबीयत खराब होने लगती है। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रेन को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन रेन इतने गुस्से में था कि वो जोरदार उस पे पंच मारता है, पर उस पंच के टच होने से पहले ही आरियोस बेहोश हो जाता है। अब इतनी बुरी हार के बाद उन लोगों को रेन से माफी मांगनी ही पड़ती है, लेकिन उनके सॉरी बोलने का तरीका अभी भी तान्या को पसंद नहीं आ रहा था। तान्या का गुस्सा देख वो लोग ढंग से माफी मांगते हैं, और रेन भी उन लोगों को माफ कर देता है। खैर, जैसा वो लोग चाहते थे उन्होंने माफी मांग ली है। तो आरियोस उन्हें असल परेशानी यानी उन्हें उस शील्ड के बारे में बताता है, जो लॉस्ट वुड फॉरेस्ट के घने जंगलों के बीच में कहीं है, और अगर किसी तरह कोई उसके पास पहुंच भी जाए तो उस शील्ड को पाने से पहले उसे कई खतरनाक मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा, जो उस शील्ड की रक्षा कर रहे हैं। आरियोस रेन को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ मेरे लिए वो शील्ड लेकर आओ, और तान्या और कनाडे भड़क जाती है। तभी रेन उनके सिर पे हाथ रखकर उन्हें शांत होने को बोलता है। रेन के सिर सहलाने की वजह से वो दोनों शर्माने लगे थे। इसके बाद वो लोग लॉस्ट वुड जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। दोपहर के वक्त भी वो जंगल काफी अजीब और अंधेरे से घिरा हुआ था। तान्या तो पूरे जंगल को जलाने की सोच रही थी, जो सुन रेन भड़क जाता है। वैसे आरियोस ने उन्हें शील्ड तक पहुंचने का मैप भी दिया है, पर वो इतना कुछ काम का नहीं था, क्योंकि जंगल अपनी शेप को बार बार बदल रहा था, और साथ ही यहाँ के पेड़ काफी तेजी से बढ़ रहे थे। तान्या तो ये काम करना ही नहीं चाहती थी। वो तो रेन के लिए डीमन लॉर्ड को अकेले ही हरा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेन को पसंद करने लगी है, और वो ये बात शर्माते हुए बोल रही थी। कनाडे भी नहीं चाहती थी कि रेन इतना बड़ा खतरा उठाए, जो सुन रेन उनके सिर को फिर से सहलाता है। इस बार वो लोग पूछ ही लेते हैं कि रेन उनके सिर को सहला क्यों रहा है। रेन उनसे माफी मांगते हुए बोलता है कि वो खुश था कि तान्या और कनाडे उसके लिए आरियोस से लड़ रहे थे। वो दोनों बोलती हैं कि उन्हें इसका बुरा
पता नहीं लगा था। खैर, आरियस का दिया मैप उनके कोई काम का नहीं था, इसीलिए रेन वापिस अपनी एसिमिलेट टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद वो अपनी सोल को उस चिड़िया में डालकर ऊंचाई से उस छुपे रास्ते को ढूंढने की कोशिश करता है। रेन ने आखिर रास्ता ढूंढ लिया था, जिसके बाद वो रेन के दिखाए रास्ते पर जाते तो हैं, लेकिन घूम फिर के वापस वो वहीं पहुंच गए थे जहां उन्होंने निशान लगाया था। ऐसा नहीं था कि रेन ने रास्ता गलत चुना था, उसके अकेले का रास्ता गलत हो भी सकता था, पर यही रास्ता रेन को भी बाकी सब चिड़ियों ने ही बताया था। तान्या को भी लगता है कि गड़बड़ इस जंगल के अंदर ही है। वो अपने मैजिक मटेरियल सर्च का इस्तेमाल करती है। तान्या को एक ट्री के बारे में पता चलता है जो इल्यूजन मैजिक रिलीज कर रहा था। इसी की वजह से ये लोग इस जंगल में बार बार भटक रहे हैं और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस पेड़ को उखाड़ दिया जाए। तान्या कनाडे को इस पेड़ को तोड़ने को बोलती है, पर रेन ये नहीं चाहता था कि पेड़ को उखाड़ा जाए। इसके अलावा भी तान्या के पास एक तरीका और है, लेकिन उसमें बहुत समय लग सकता है, जो कि कनाडे भी रेन को इंतजार नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए कनाडे अपनी ताकत से उस पेड़ को उखाड़ने जा रही थी, लेकिन तभी उस पेड़ से आवाज आती है कि यहाँ से वापस लौट जाओ। अचानक वो पेड़ तेजी से चमकने लगता है। उसके अंदर से एक अल्टीमेट स्पीशीज फेरी बाहर निकलती है। फेरी एक मैजिकल स्पीशीज है जिनका मैजिक ड्रैगनोइड यानी तान्या की स्पीशीज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन पिछले 200 सालों से फेरीज कभी इंसानों के सामने नहीं आई, क्योंकि इंसानों ने लकड़ियों के लिए उनके होम टाउन को तबाह करना शुरू कर दिया था। इसके ऊपर इंसानों और फेरीज में युद्ध भी चला था। आखिर में फेरीज सभी इंसानों से दूर हिंडरलैंड में चली गई, जिसके बाद इनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। रेन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेरी उन पे हमला करने को तैयार थी, जिससे डर के वो तीनों वहाँ से भाग आते हैं। वैसे फेरीज कभी इंसानों के सामने नहीं आती, लेकिन क्योंकि वो लोग बैरियर के पास पहुंच चुके थे और उसे नुकसान पहुंचाने वाले थे, तो शायद यही कारण था जो उस फेरी को सामने आना पड़ा। पर उनको तो बताया गया था कि शील्ड को मॉन्स्टर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों से बदला लेने के लिए फेरीज मॉन्स्टर्स का साथ दे रही हैं? तान्या एक प्लान बनाती है। वो बोलती है कि वो अपने मैजिक से उसका ध्यान भटकाएगी, जिसके बाद कनाडे मौका देखकर उस ट्री को तबाह कर सकती है। लेकिन ये करने से पहले रेन एक बार उससे बात करना चाहता था। ये सुन कनाडे और तान्या हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो फेरी उन लोगों को मारने को तैयार थी, लेकिन रेन का मासूम दिल चीजों को बातों से सॉल्व करना चाहता था। हम देखते हैं कि वो फेरी किसी वजह से उदास खड़ी थी। तभी रेन उसके सामने आता है, जिसको देख के वो फेरी वापस गुस्सा हो जाती है। वो रेन को चेतावनी देती है कि यहाँ से चले जाओ, वरना उसे मजबूरन उस पर हमला करना होगा। रेन इसके लिए तैयार था, बस वो कनाडे और तान्या को नुकसान ना पहुँचाए। फेरी उसकी एक बात नहीं सुनती और रेन पर हमला करने लगती है। कनाडे और तान्या रेन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेन उन्हें पीछे ही रोक देता है। रेन उसके हर एक हमले को आसानी से सह सकता था, क्योंकि वो एक बीस्ट टेमर है, जिसने ये सब कई बार जानवरों को टेम करते हुए सहा है। फेरी भी रेन की हिम्मत देख हैरान हो गई थी। वो पूछती है, क्या तुम वही इंसान हो जिसने हमारे जंगल को चुराकर उसे तबाह कर दिया था? रेन कहता है कि वो भी इंसान है, लेकिन हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, और वो भी इस चीज का दावा नहीं कर सकता कि वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन वो चाहता है कि फेरी उस पे भरोसा करे, लेकिन फेरी एक इंसान पे भरोसा कभी नहीं करेगी। तान्या कनाडे बीच में आकर उसे समझाने लगते हैं कि रेन सबकी तरह नहीं है। वो फेरी को अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे रेन ने उनकी मदद की थी। अब अल्टीमेट स्पीशीज की बात सुनने के बाद वो फेरी रेन को अपना नाम सोरा बताती है, और अब वो रेन की बात सुनने के लिए तैयार थी। अब उनकी बात सुनने के बाद वो उनकी प्रॉब्लम तो समझ जाती है, लेकिन वो बैरियर को हटा नहीं सकती, क्योंकि इस बैरियर ने ही उनके नए घर को छिपा के रखा है। तान्या को लगता है कि ये फेरी झूठ बोल रही है और वो उस जंगल के मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोरा बताती है कि जंगल में कोई मॉन्स्टर है ही नहीं, यानी हीरोज ने उन्हें बुद्धू बनाया। असल में इस बैरियर के पीछे फेरीज का गाँव है और वही उस शील्ड की रक्षा करती है, पर क्योंकि वो बैरियर को हटा नहीं सकती, इसीलिए वो खुद ही उस शील्ड को ले आती है। असल में पिछली हीरो पार्टी ने ही फेरीज को कहा था नई हीरो पार्टी को ये शील्ड देने के लिए। इसके बाद सोरा उन्हें यहाँ से जाने को कहती है। रेन भी वहाँ से जा ही रहा था कि अचानक वो रुक जाता है। उसने ये नोटिस कर लिया था कि सोरा किसी वजह से उदास है। वो इसके बारे में उससे पूछता है। सोरा भी उसे बताने ही वाली थी कि अचानक वो रुक जाती है। वो किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तान्या कनाडे बोलती है कि आडी ऐसा ही है, वो किसी को परेशानी में नहीं देख सकता, इसीलिए परेशानी भले ही कितनी बड़ी हो वो उसकी मदद जरूर करेंगे। सोरा को भी उन पर यकीन होने लगता है। वो उन्हें बताती है कि फेरी
विलेज में जाने के और भी कई रास्ते हैं जो पूरी दुनिया में जगह जगह फैले हुए हैं। इसीलिए वो और उसकी ट्विन सिस्टर रूना यहाँ पर बैरियर की सुरक्षा करते थे, जो कि ये काम बहुत ही बोरिंग था। लेकिन एक दिन वो लोग बैरियर को छोड़कर जंगल के अंदर चले गए, जहाँ उनका सामना डीमन किंग की आर्मी के एक सोल्जर से हुआ। वो उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो उनका पीछा करे जा रहा था। यहाँ तक कि उनके अटैक भी उस पर कोई असर नहीं कर रहे थे। उसने सोरा की बहन लूना को पकड़ लिया। वो मॉन्स्टर सी रैंक का शैडो नाइट था, जो किसी भी मैजिक अटैक का इफेक्ट 0 कर सकता है। शैडो मॉन्स्टर चाहता था कि सोरा उस बैरियर को हटा दे, तभी ही वो उसकी बहन रूना को छोड़ेगा। लेकिन अपनी बहन के लिए सोरा सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। वो वहाँ से भागकर अपने लीडर से मदद मांगने जाती है, लेकिन वो भी उल्टा उसकी ही गलती बताते हैं। असल में वो भी मजबूर थे, वो सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। इसीलिए वो सोरा को अपनी बहन को भूल जाने को कहते हैं। रेन उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है कि अब इससे आगे मैं संभाल लूंगा। सोरा खुश होकर रेन को गले लगा लेती है और बताती है कि उसके पास सिर्फ आज शाम का ही वक्त है, और अगर उसने शाम से पहले बैरियर को नहीं हटाया तो शैडो नाइट उसकी बहन को मार देगा। वो शैडो नाइट जंगल की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है। सोरा भी रेन के साथ जाने की जिद कर रही थी, लेकिन रेन बोलता है कि परेशानी हो सकती है अगर शैडो नाइट ने उसे वहाँ देख लिया। रेन उसे उस पर भरोसा करने को कहता है, और इसके बाद रेन कनाडे तान्या किसी तरह शैडो नाइट के अड्डे का पता लगा लेते हैं। उसने सोरा की बहन को बांध के रखा हुआ था। रेन ने शैडो नाइट का सामना करने के लिए एक प्लान तैयार किया है। वो सबसे पहले शैडो नाइट पर फायर अटैक करता है, जिससे उसकी पूरी गद्दी जलने लगी थी। लेकिन शैडो नाइट के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, और उसी मौके पर कनाडे अपनी किक से हमला करती है, जिससे उसके कदम थोड़े पीछे हो गए थे। उनकी ऐसी पावर देख शैडो नाइट को लगता है कि रेन हीरो है, लेकिन वो बहुत जल्द समझ गया था कि ये लोग फेरी के लिए आए हैं, मतलब कि सोरा ने उसे धोखा दिया है, और अब वो इंतजार नहीं करेगा। वो अपनी तलवार से रूना को मारने वाला था, लेकिन तभी तान्या वहां आ जाती है, जो अपने पंखों से रूना को बचा लेती है और रूना को लेकर वहां से उड़ जाती है। शैडो नाइट तान्या को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कनाडे और रेन दोनों एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन इससे भी उसको कुछ नहीं हुआ था। और अभी तो शैडो नाइट ने अपनी असली ताकत भी नहीं दिखाई थी। वो तेजी से अपने शरीर को घुमाने लगता है। उसके इस हमले में इतनी ताकत थी कि पूरा जंगल तबाह हो सकता था। रेन हैरान था कि ये डीमन लॉर्ड आर्मी के सिर्फ एक सोल्जर की ताकत है। वो उसको हराने के लिए एक प्लान बनाता है। वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा, और उस मौके पर कनाडे अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करेगी। लेकिन कनाडे को नहीं लगता कि इससे भी उस पर कोई असर होगा। पर रेन ने एक और चीज सोची हुई थी। वो जंगल में एक मधुमक्खी के छत्ते को ढूंढता है और उसको टेम कर लेता है, और उनकी मदद से उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका देता है। वो कनाडे को इसी वक्त हमला करने को कहता है। साथ ही रेन एक स्पेल का भी यूज कर रहा था, जो कनाडे की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है, और इस नई ताकत को कनाडे भी फील कर पा रही थी। वो अपनी पूरी ताकत से उस शैडो नाइट पर हमला करती है, जिससे उसके शरीर में छेद हो गया था। इस हमले ने शैडो नाइट को पूरी तरह खत्म कर दिया था। कनाडे भी एक्साइटेड होकर रेन से पूछती है कि उसने क्या किया था। रेन बताता है कि ये उसका एक स्पेशल मैजिक था, जो किसी की भी ताकत को कुछ वक्त के लिए कई गुना बढ़ा सकता है। पर उसके थोड़े मैजिक की वजह से वो पहले ये कर नहीं पाता था, लेकिन अब उसके पास तान्या का भी मैजिक है। तान्या भी रूना को लेकर वहाँ आ जाती है और रेन से पूछती है कि ये मैजिक तो काफी सालों पहले खो गया था, तो वो इसके बारे में कैसे जानता है। रेन बताता है कि उसने ये मैजिक भी अपने गाँव में सीखा था। खैर कनाडे खुश थी क्योंकि वो जीत गए हैं, जिस पर वो जीत का पोज भी देती है। तभी सोरा की बहन रूना को भी होश आ जाता है। रेन उसे बताता है कि उसकी बहन ने उन्हें भेजा है उसे बचाने के लिए, जिसके बाद वो लोग रूना को उसकी बहन तक पहुंचा देते हैं। सोरा उनका शुक्रिया अदा करती है। रूना भी उनको थैंक्स कहते हुए बोलती है कि अगर वो लोग वक्त पर नहीं आते तो वो उसके साथ बहुत कुछ गलत कर सकता था। तभी वो रेन से बोलती है कि तुम सोचने लगे थे ना कि वो क्या गलत कर सकता था। मैं जानती हूँ सारे लड़के छिचोरे होते हैं। उसके इस फालतू मजाक पर सोरा उसे डांटती है। रेन मन में बोलता है कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन दोनों का बर्ताव एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तभी कनाडे बोलती है कि अब तुम दोनों एक साथ रह सकते हो, कितनी खुशी की बात है। लेकिन असल में तो ये लोग इस जगह को छोड़ने की सोच रहे थे, क्योंकि सोरा उनके साथ नहीं रहना चाहती थी जिन्होंने उसकी बहन को ठुकरा दिया था। रेन बोलता है कि तुम जहाँ भी रहना पर सेफ रहना, खासकर इस जंगल में तो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। तभी कनाडे उन्हें उनकी पार्टी ज्वाइन करने को कहती है। तान्या को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रेन का इस पर क्या विचार है। रेन उनसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ यानी कि एक इंसान की पार्टी में आना चाहोगी। सोरा आज भी इंसानों पे भरोसा नहीं करती,
लेकिन अगर रेन होगा तो वो उसके साथ ट्रेवल कर सकती है। मतलब कि वो दोनों ही उनके साथ आने को तैयार थे। अब वो दोनों रेन को उन्हें टेम करने को बोलते हैं, पर रेन को शक था क्या वो फेरिस को टेम कर सकता है। असल में रेन एक बीस्ट टेमर है और वो इंसेक्ट टेमिंग भी जानता है, लेकिन कभी उसने फेरिस को टेम नहीं किया। तभी तान्या बोलती है कि तुम कोशिश किए बिना हार के बारे में कैसे सोच सकते हो। कनाडे भी रेन को हौसला देती है, तो रेन भी उनकी बात को मान लेता है और अपने अंगूठे को काटकर एक मैजिकल टेम बनाता है। दोनों फेरिस को टेम करने के लिए रेन को एक नया फॉर्मूला चाहिए था, जिसको वो आखिर क्रिएट कर लेता है और फाइनली वो दोनों को एक साथ टेम कर लेता है। पर इस प्रोसेस की वजह से रेन बेचारा बहुत थक गया था। वो गिरने ही वाला था, पर रूना और सोरा उसे पकड़ लेते हैं, जो देख पीछे खड़ी तान्या और कनाडे को जलन हो रही थी। इसके बाद रेन हीरोज पार्टी के पास उनकी मंगवाई शील्ड देने जाता है। वहीं पर छिपी वो चारों अल्टीमेट स्पीशीज सोच रही थी क्या रेन को अकेले जाने देना सही फैसला था, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हीरो कितना बुरा पर्सन है, पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रेन ने उन्हें मना किया है। इधर हीरोज को यकीन नहीं हो रहा था कि रेन ने शील्ड को सिर्फ 2 दिनों में ही ढूंढ लिया है, जबकि वो लोग एक हफ्ते तक उसमें भटकते रहे पर उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। आर्यो से शील्ड को नकली बताने लगता है, पर मीना ये क्लियर करती है कि ये शील्ड एकदम असली है, जिस पर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी आर्योस रूना और सोरा को नोटिस कर लेता है, लेकिन रेन बीच में आ गया था और वो आर्योस से उनके काम का रिवॉर्ड मांगता है। रेन मन में सोच रहा था कि उसे सोरा और रूना के पंखों को छिपाना होगा। अगर इंसानों को पता चल गया कि फेरिस इंसानों की दुनिया में आई है तो चारों तरफ बवाल हो सकता है। अब आर्योस से 20 गोल्ड कॉइन लेने के बाद रेन वहाँ से जा रहा था। तभी टकला रेन से पूछता है, रेन क्या तुम पार्टी में वापस नहीं आ रहे? आर्योस बोलता है कि हमें इस लूजर की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आर्योस के अलावा सभी को लगता है कि उन्हें रेन की जरूरत है, जिसका ये जीता जागता सबूत ये शील्ड है, जिसको रेन उस खतरनाक जंगल से सिर्फ 2 दिनों में लेकर आया है। टकला रेन को पैसों का लालच देकर टीम में लाने की कोशिश कर रहा था, जो सुन रेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो उन्होंने उसके साथ किया था वो अब तक भूला नहीं है। उसे पछतावा हो रहा था कि वो इन्हें कभी अपना साथ ही माना करता था। तभी रेन की नई टीम उसे लेने आती है। रेन को भी एहसास हो गया था कि अब उसे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। टकला रेन से चिल्लाकर बोलता है, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो तुम्हें पैसा पोजीशन सब मिलेगा, यहाँ तक कि डेमन लॉर्ड को हराने पर हमारी तरह तुम्हें भी याद किया जाएगा। लेकिन रेन इन सबको ठुकरा कर आगे बढ़ जाता है। उसे असल में जो चाहिए था अब उसके पास वो है। अब उनके जाने के बाद हीरो की पार्टी वापस उनका मजाक उड़ाने लगती है। वो बोलती है कि रेन कितना बड़ा बेवकूफ है, हम उसे एक और मौका दे रहे थे लेकिन उसने ठुकरा दिया। हमें तो वैसे भी उसकी कोई जरूरत नहीं थी, बस हमें सबको दूसरा मौका देना चाहिए। और ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आर्योस अब तक वहाँ बैठा हुआ था। वो रेन का मारा हुआ घूसा अब तक भूला नहीं है। वो इस बात को अब तक पचा नहीं पाया कि एक कमजोर इंसान उस जैसे हीरो को हरा सकता है। उसने सोच लिया था कि वो रेन की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा। और वहाँ दूसरी तरफ वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सोरा रेन से पूछती है, क्या सिर्फ हीरो ही डेमन लॉर्ड को हरा सकता है? ये बात तो कनाडे और तान्या को भी जाननी थी। तो रेन उन्हें एक कहानी सुनाता है कि हजारों सालों पहले डेमन लॉर्ड ने अपनी ताकत से इंसानों को अपना गुलाम बना लिया था। उसको हराने के लिए पहला हीरो सामने आया जिसने गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उनका खून पाया, और उसी गॉड की पावर को इस्तेमाल करके उसने डेमन लॉर्ड को हराया। वो लोग बोलते हैं कि पहले के हीरोज तो काफी अच्छे हुआ करते थे और अब का हीरोज तो बहुत ही बदमाश है। रेन बताता है कि हीरोज की एबिलिटी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। गॉड के खून की वजह से हीरो अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। उनकी ताकत की कोई लिमिट नहीं, वो अपनी लिमिट को हर बार ब्रेक करके कई गुना ताकतवर बन सकते हैं। कनाडे बोलती है कि आर्योस तो बहुत वीक है। रेन बोलता है कि अभी उसे ताकतवर होना होगा। तभी सोरा बोलती है कि इस तरह तो रेन भी हीरो की तरह है, वो भी शुरुआत से अपने आप को ताकतवर बनाता जा रहा है। कई सारी अल्टीमेट स्पीशीज को टेम करने के बाद रेन ने भी तो ह्यूमन लिमिट को क्रॉस कर दिया है। बाकियों को भी ये बात एकदम ठीक लग रही थी। कनाडे एक्साइटेड होकर बोलती है कि अगर रेन कई सारी अल्टीमेट स्पीशीज को टेम कर ले तो वो एक दिन इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो डेमन लॉर्ड को हरा सकता है। वो सभी चाहते थे कि रेन ही वो हीरो बने जो सबको डेमन लॉर्ड से बचाएगा, लेकिन रेन को नहीं लगता कि वो डेमन लॉर्ड को हरा सकता है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें आम लोग भी इन्वॉल्व होंगे। तो अभी तो रेन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। कनाडे उससे माफी मांगती है कि वो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी थी, पर रेन बोलता है कि एक दिन हम इसके बारे में भी जरूर सोचेंगे। वैसे रेन और कनाडे सोरा और रून के आने के बाद 2 से 5 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रेन को सिर्फ एक ही कमरा दिया जा रहा है। अब खाना खाते दौरान तान्या अपनी पिछली बात को वापस दोहराती है कि रेन को अपने लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीद लेने चाहिए, क्योंकि वो चारों तो अल्टीमेट स्पीशीज है
लेकिन रेन एक आम इंसान है। रेन उनकी बात को मान लेता है और वो इक्विपमेंट खरीदने शहर जाते हैं। शहर में इतने इंसानों को देखकर रूना और सोरा थोड़ा घबरा गई थी। तभी वहाँ दो लोग आते हैं। ये दोनों वही एडवेंचरर्स थे जिनको तान्या ने ब्रिज पर पीटा था। पहले तो वो उस बात से शर्मिंदा थे कि वो एक लड़की से पिट गए थे, पर अब उन्हें लगता है कि तान्या एक ताकतवर योद्धा थी जिसको उन्हें सम्मान देना चाहिए। तान्या भी उनसे खुश होकर बोलती है कि ताकतवर होके आना, हम फिर से लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हम कनाडे को देखते हैं जिसको एक अम्मा सेब दे रही थी क्योंकि पहले कनाडे ने उनके काम में मदद की थी। ये सब देख सोरा और रूना थोड़ा हैरान थी कि एक अल्टीमेट स्पीशीज होने के बाद भी ये लोग इंसानों के बीच कैसे घुल सकते हैं। उसी वक्त कुछ बच्चे सोरा और रूना को वहाँ देख हल्ला मचाने लगते हैं कि रेन अपनी नई 2 बीवियां लेकर आया है। रेन उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है। सोरा भी शर्माते हुए बोलती है कि वो उसकी बीवी नहीं है। उनमें से एक लड़की उनसे पूछती है क्या वो लोग फ्लावर स्पिरिट हैं, क्योंकि वो दोनों दिखने में बहुत ही क्यूट थी। रूना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि हम उनसे भी बढ़कर हैं। उसके मैजिक की वजह से उसके पंख बाहर आने ही वाले थे, पर वक्त पर रेन और सोरा उसे रोक देते हैं। सोरा उसे डांटते हुए याद दिलाती है कि उनकी आइडेंटिटी लोगों के बीच नहीं आनी चाहिए, वरना यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसके बाद वो लोग शहर की सबसे मशहूर वेपन शॉप पर आते हैं जिसके मालिक को देख वो हैरान हो गए थे क्योंकि उस शॉप का मालिक एक ड्वार्फ था। ड्वार्फ को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि ये लोग इतने रेयर भी नहीं हैं। रेन उनसे माफी मांगते हुए बोलता है कि उन्हें हथियार खरीदने हैं। वो बोलता है कि वो अपनी पसंद का कोई भी हथियार अपने आप चुन सकते हैं। रूना रेन को ये चाबुक खरीदने को कहती है। अगर कोई रेन का ऑर्डर मानने से मना करेगा तो वो इसका यूज करके उसे पनिश कर सकता है और इसे उस तरह भी यूज किया जा सकता है। अपनी बहन की ये अंग्रेजी बातें सुन सोरा शर्माने लगती है और बोलती है कि रेन ऐसा कभी नहीं करेगा और इसी बात पर वो दोनों एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। रेन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। वैसे यहाँ रेन एक डैगर खरीदने की सोच रहा था, लेकिन जब वो उस डैगर के कवर को हटाकर देखता है तो रेन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसी वक्त दुकान में एक और कस्टमर वहां आता है। वो बोलता है कि उसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए उसे कमाल का हथियार चाहिए। ड्वार्फ उसे एक तलवार दिखाता है जो उसे काफी पसंद आती है और वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद रेन ड्वार्फ से पूछता है कि उसने जो भी तलवार बेची क्या उसकी वो सबसे बेहतरीन तलवार थी। ड्वार्फ रेन से पूछता है कि उसके कहने का मतलब क्या है। असल में रेन ने ये नोटिस कर लिया था कि वो तलवार दिखने में भले ही अच्छी थी, लेकिन उस पर काम ठीक से नहीं किया गया है। और ये बात सिर्फ उसी तलवार के लिए नहीं, यहाँ के सारे वेपन्स ही ऐसे हैं। ड्वार्फ रेन के ऑब्जर्वेशन देख इम्प्रेस हो गया था। वो ड्वार्फ हंसते हुए बोलता है कि यहाँ रखी सभी तलवारों को वो खाली वक्त में बनाता है, इसीलिए बस ये थोड़ी बहुत ताकतवर और तेज है। सोरा और रूना उसे हराम खौवा बोलती है, जो सुन ड्वार्फ गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि भले ही इनमें कुछ कमी है, लेकिन ये तलवारें एक ड्वार्फ ने बनाई हैं और वैसे भी वो उनको इनके सही दाम पर ही बेचता है। जिसके बाद वो उन्हें अपनी असल क्रिएशन दिखाता है। रेन उन तलवारों की बनावट देख हैरान हो गया था। वो वाकई में काफी ताकतवर तलवारें थी। रेन उससे पूछता है कि जब वो इतनी खतरनाक तलवारें बनाता है तो वो अपने कस्टमर्स को ये खराब तलवारें क्यों बेचता है। ड्वार्फ बोलता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन स्किल्स को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता और इस बात को कोई समझता नहीं। सबको सिर्फ ताकतवर हथियार चाहिए, भले ही वो उनकी स्किल से मैच ना करते हो। ड्वार्फ बोलता है कि वो अपने हथियारों से बहुत प्यार करता है और उन्हें काफी शिद्दत से बनाता है, लेकिन जब दूसरों को उनसे अच्छा मॉडल मिल जाता है तो वो पुरानी तलवार को एक कचरे की तरह फेंक देते हैं, जो कि ड्वार्फ मैन को बिल्कुल पसंद नहीं। वो बस चाहता है कि उसके हथियार एक काबिल योद्धा के हाथ में जाएं। तान्या उसकी बात से पूरी तरह सहमत होती है। ड्वार्फ मैन भी खुश हो जाता है कि कोई तो उसकी बात समझ रहा है। वैसे वो रेन से पूछता है कि उसने उसकी तलवारों में कैसे फर्क पता किया। रेन के लिए ये पता करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो एक बीस्ट टेमर है जिनका पूरा मैजिक ही ऑब्जर्वेशन पर चल पाता है। ड्वार्फ मैन को रेन काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो बोलता है कि वो रेन के लिए खास हथियार बनाएगा, जो सुन वो बहुत जल्दी खुश हो गए थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि ड्वार्फ को वेपन्स बनाने के लिए उसके पास सारे मटेरियल्स मौजूद ही नहीं है। अचानक हम उन लोगों को गिल्ड में देखते हैं, जहां उन्हें रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि गिल्ड में इतनी भीड़ इसीलिए है क्योंकि हीरोज अपनी पार्टी के लिए काबिल मेंबर्स ढूंढ रहे हैं।
वो ये सब बातें बताते हुए काफी प्राउड फील कर रही थी। तो वहीं हम रेन को देखते हैं कि उसका चेहरा उतरा हुआ है। कनाडे और तान्या भी रेन को देख दुखी हो जाते हैं। तो रेन स्माइल करते हुए उनके सिर पे पैट करता है। वैसे रिसेप्शनिस्ट रेन से पूछती है कि ये दो नई लड़कियां कौन है रेन। तो रूना फिर से मजे लेते हुए बोलती है कि हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट डरते हुए बोलती है कि ये तो बच्चियां हैं रेन। रेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे गलतफहमी हो रही है। सोरा भी रूना को डांटती है। वैसे रेन यहाँ एक लेटर रिसेप्शन पर देने आया था। हम देखते हैं कि ये उसी डॉफ की तरफ से स्पेशली रेन के लिए रिक्वेस्ट लेटर था। कुछ देर पहले उस डॉफ ने उन्हें बताया था कि उसे बेहतरीन हथियार बनाने के लिए मिथिलिन ऑर्क्स की जरूरत है। मिथिलिन एक काफी रेयर मटेरियल है, लेकिन डॉफ के एंसिस्टर उसके लिए पूरा माइन छोड़कर गए थे। पर अचानक डॉफ को वहाँ से कोई मिथिलिन नहीं मिल रहा है। कनाडे पूछती है कि आपने सारे मिथिलिन माइनिंग करते हुए खत्म कर दिए। रेन उसे बताता है कि अगर ऐसा होता तो डॉफ को पता चल चुका होता। बात कुछ और ही है। डॉफ बोलता है कि वो मिथिलिन के बिना अच्छे हथियार नहीं बना पाएगा, जो सुन रेन थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी तान्या उसे बोलती है कि वो अपने मन की बात उन्हें बता सकता है, वो लोग उसका हमेशा साथ देंगे। ये सुन रेन को हिम्मत आती है और वो उस डॉफ को बोलता है कि वो उस माइन की इन्वेस्टिगेशन करेगा। और रेन को इस काम के बदले पैसे नहीं चाहिए थे। इस काम के बदले डॉफ उसे एक हथियार बना के दे सकता है। उसकी ये बात सुन के डॉफ बेहद ही खुश होता है और वो बोलता है कि वो उसके लिए सबसे बेहतरीन हथियार बनाएगा। अब इसके बाद हम उन सभी को मिथिलिन माइन के बाहर देखते हैं। कनाडे को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग छिपे हुए क्यों हैं। रेन को शक है कि जिस तरह मिथिलिन गायब हो रही हैं, जरूर इसके पीछे डकैत हो सकते हैं। तभी रेन की नजर आकाश में उड़ रहे एक पंछी पर जाती है। उसकी मूवमेंट को देख रेन समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक दो लोग हथियार लिए उस माइन से बाहर आते हैं। वो लोग जान चुके थे कि घुसपैठ यहाँ आ गए हैं। रेन कहता है कि हमें लड़ना होगा, लेकिन संभल के, हमें इनसे इन्फॉर्मेशन भी निकलवानी है। लेकिन कनाडे तान्या मानते नहीं हैं और अपनी जिंदगी भर का सारा गुस्सा उन दोनों पे निकाल देते हैं। उन दोनों बेचारों का बैंड बज गया था। अब इनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना मुमकिन नहीं था। तभी हमें पता चलता है कि सोरा और रूना दूसरों की मेमोरीज पढ़ सकती हैं। रेन को भी नहीं पता था कि फेरिस के पास ऐसी एबिलिटीज भी होती हैं। ये फेरिस का स्पेशल मैजिक होता है। उन लोगों की मेमोरीज में झांकने के बाद हमें पता चलता है कि रेन का अंदाजा एकदम ठीक था। अंदर कुछ डकैत मिथिलिन की चोरी कर रहे हैं। सोरा और रूना खुश थी कि वो रेन के कुछ काम आ पाए और अब वो दोनों चाहती थी कि रेन उन्हें भी पैट करे। तो रेन उन दोनों के सिर पर भी पैट करता है, जो देख कनाडे और तान्या को जलन हो रही थी। खैर, रेन बोलता है कि अब हम सीधा माइन के अंदर जाने वाले हैं और रेन का अंदाजा है कि वो लोग ये बात जानते भी हैं, क्योंकि शायद उनके साथ एक बीच टेमर भी है और वो उस बर्ड से उन पे नजर रख रहा था। अंदर उस बीच टेमर को भी पता चल चुका था कि उनके साथी हार चुके हैं। अब जब रेन अपनी टीम के साथ माइन के अंदर आ रहा था, तभी सामने से उनके ऊपर आग का हमला होता है, जिसको सोरा और रूना अपने मैजिक से कैंसिल कर देती हैं। लेकिन हमला होना बंद नहीं हुआ था, तो वो दोनों फेरीज अपने मैजिक से उन दोनों स्पेल यूजर्स को ही पकड़ लेती हैं और जो लोग उन पे तीर छोड़ रहे थे, उनके तीरों को तान्या ठिकाने लगा देती है और कनाडे उनको पीट कर उन्हें बंदी बना लेती है। और अब उन डकैतों में सिर्फ बीच टेमर ही बचा था। उस बीच टेमर को जब पता चलता है कि इन लोगों को उस ड्वार्फ ने ही भेजा है, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो अंधा रेन पर हमला करता है। रेन उसके हमले से बचकर उसके पेट पर जोरदार घूंसा देता है, जिससे वो जमीन पर फैल गया था। रेन उसे सरेंडर कर देने को कहता है, लेकिन उसके अंदर का किसी चीज का बदला उसे हार मानने नहीं दे रहा था। वो अपने टेम किए मॉन्स्टर बेनामोथ को बुलाता है। बेनामोथ एक बी रैंक का मॉन्स्टर है, जो उस शैडो नाइट से भी ताकतवर है और ये मॉन्स्टर्स इंसानों के खिलाफ काफी एग्रेसिव होते हैं। यकीनन इसे टेम करने में उस बीच टेमर को काफी ज्यादा मैजिक और कई सालों का एक्सपीरियंस लगा होगा, पर लेकिन वो रिवील करता है कि उसने इस मॉन्स्टर को जब ये छोटा था तभी टेम कर लिया था। इसीलिए उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड भी बन गया है। अब उस बीच टेमर के कहने पर वो रेन की टीम पर हमला कर देता है। वो हमला काफी ताकतवर था। उस हमले की वजह से माइन में अर्थक्वेक आने लगा था और यकीनन ऐसा ही चलता रहा तो ये माइन पूरी तरह ढहने वाली है। रेन कनाडे को इशारे से सभी को बाहर ले जाने को कहता है, जिसके बाद वो रेन के कहने पर वो सभी को बाहर ले आते हैं। पर कनाडे को रेन की चिंता हो रही थी। तान्या उसे बोलती है कि तुम अंदर जा सकती हो। यहाँ रेन किसी तरह उस बेनामोथ
बेनामोथ के सामने टिकने की कोशिश कर रहा था। इस बीच एक पत्थर की वजह से रेन का एक हाथ भी टूट जाता है। बेनामोथ ने रेन को मार ही दिया था, लेकिन वक्त पर कनाडे उसे बचा लेती है। रेन उससे पूछता है कि बाकी सब ठीक तो है ना। कनाडे उसे बताती है कि तान्या, सोरा और रूना उनके बंदी बनाए गए डकैतों पे नजर रख रहे हैं और वो बोलती है कि चलो उसे साथ में खत्म करते हैं। रेन तुरंत एक प्लान बनाता है और कनाडे को समझाता है कि जब वो बेनामोथ से लड़ रहा हो उस वक्त कनाडे बीस्ट टेमर को कब्जे में ले ले, क्योंकि आखिर में वो बेनामोथ उस बीस्ट टेमर के इशारों पर ही चल रहा है। बीस्ट टेमर वापस उन पर बेनामोथ से हमला करवाता है, लेकिन वो दोनों वक्त पर उस हमले को डॉज कर लेते हैं। रेन ने बेनामोथ की मूवमेंट्स को पूरी तरह ऑब्जर्व कर लिया था। वो बोलता है कि इसके हमले वाकई काफी ताकतवर हैं, लेकिन हर बार इसका हमला करने का तरीका एक ही जैसा है। रेन मौका देखकर उस पर फायर अटैक करता है, लेकिन इससे उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। वहीं कनाडे ने उस बीस्ट टेमर को कब्जे में ले लिया था, लेकिन बीस्ट टेमर बोलता है कि वो मर जाएगा लेकिन बेनामोथ को रोकेगा नहीं, और वो बेनामोथ को रेन को मारने का हुक्म देता है, जिसके बाद वो रेन पर और भी एग्रेसिवली हमला करने लगता है। रेन बार बार किसी तरह हर हमले से अपने आप को बचा रहा था। रेन के पास इसको रोकने का एक तरीका था, लेकिन उसे खुद को यकीन नहीं कि वो उस तरीके को यूज कर पाएगा। लेकिन अपने साथियों के द्वारा उस पर किए गए यकीन पर रेन बेनामोथ को टेम करने की कोशिश करता है। बेनामोथ हमला करते करते रुक गया था और अब वो अपने टेमर की बात को भी नहीं सुन रहा था। असल में रेन ने यहाँ उस बीस्ट टेमर के कॉन्ट्रैक्ट को अपने कॉन्ट्रैक्ट से ओवरकम कर दिया है। किसी टेम किए गए बीस्ट को किसी और बीस्ट टेमर के द्वारा टेम करना लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कि कनाडे भी ऐसी कोई तकनीक के बारे में नहीं जानती थी। उस बीस्ट टेमर को रेन पर यकीन नहीं होता और वो बेनामोथ को रेन को मारने का हुक्म देता है। डबल टेमिंग की वजह से बेनामोथ इरिटेट होने लगता है और जो बीस्ट टेमर उसे बार बार ऑर्डर दिए जा रहा था, इससे गुस्सा होकर बेनामोथ उस पर ही हमला कर देता है, पर इससे पहले बेनामोथ उसे मार पाता। रेन तुरंत अपने फायरबॉल से उसे खत्म कर देता है। इस हमले से पूरी माइन में धमाका हो गया था। उस बीस्ट टेमर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके ही बेनामोथ ने उस पर ही हमला क्यों किया। रेन बताता है कि मॉन्स्टर को टेम करके उसे कंट्रोल करना भले ही मुमकिन हो, पर इंसानों के प्रति उनके गुस्से को बदला नहीं जा सकता। इसीलिए आखिर में आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उसने सबसे पहले अपने मालिक पर ही हमला किया। इसीलिए रेन को मजबूरन उसे मारना पड़ा। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रेन को पता चलता है कि इन्होंने उसी ड्वार्फ से वेपन्स खरीदे थे, जो कि सारे के सारे बेकार निकले। इस चीज का बदला लेने के लिए ही ये लोग ड्वार्फ की माइन को तबाह करना चाहते थे। ड्वार्फ को भी एहसास होने लगता है कि गलती शायद उसी की थी, लेकिन रेन बोलता है कि वो अपनी गलती को सुधार सकता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ड्वार्फ एक बार फिर रेन से इम्प्रेस होता है और बोलता है कि वो अपने सभी वेपन्स को और कस्टमर्स को सीरियसली लेगा, जिसकी शुरुआत वो रेन से करना चाहता है। वो पूछता है कि रेन को कैसा हथियार चाहिए। रेन उसे बताता है कि उसे एक छोटी तलवार चाहिए और एक गॉन्कलेट चाहिए। इसके बाद वो कुछ और बातें भी ड्वार्फ को कानों में बताता है। ड्वार्फ को रेन का आइडिया काफी पसंद आता है, लेकिन इसे बनाने में भी वक्त लगने वाला है। दूसरी तरफ हम आरियोस को देखते हैं, जो सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किए जा रहा था, और ऐसा करते हुए सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आरियोस को कोई पसंद ही नहीं आता। वहाँ खड़ी मीना मन में सोचती है कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स आए थे जो हमें सपोर्ट सप्लाई कर सकते थे, लेकिन आरियोस हर एक को रेन से कंपेयर कर रहा है। उसको एक ऐसे एडवेंचरर की तलाश थी जो रेन से भी ताकतवर हो और अल्टीमेट स्पीशीज को टेम कर सके। मीना को डर था कि ऐसे तो वो डीमन लॉर्ड को हरा ही नहीं पाएंगे। वो आरियोस से बोलती है कि उन्हें रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा कम कर देना चाहिए, तो आरियोस गुस्सैल नजरों से मीना की ओर देखता है। मीना यहाँ आरियोस की बात को गलत भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि प्रीस्ट का काम ही हीरो को सर्व करना है। और इसके बाद मीना उसकी तारीफ करके वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त वो आरियोस को थोड़ा आराम करने को बोलती है। आखिर उसे दुनिया जो बचानी है, लेकिन आरियोस का तो प्लान ही कुछ और था। वो पूरी दुनिया बचाने से पहले रेन को पूरी तरह तबाह कर देना चाहता था, और वो ये एक काले पत्थर की मदद से करने वाला है। अब गिल्ड में आने के बाद रेन रिसेप्शनिस्ट से उन माइनिंग डकैतों के बारे में पूछता है। उससे पता चलता है कि उनके एडवेंचरर लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं और अब उनसे जेल में मजदूरी करवाई जा रही है। रेन को लगता है कि उनको कुछ ज्यादा ही हार्श सजा दी जा रही है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उन पे पहले भी
बहुत केस चल रहे थे, फिर भी रेन को बेनामोथ को मारने का दुख हो रहा था। तो सोरा और रूना रेन को दिलासा देती हैं कि अगर वो बेनामोथ को मारता नहीं तो वो आगे दूसरों के लिए खतरा बन सकता था। रेन उनकी बात को समझता है और उन्हें थैंक्स कहता है। इसके बाद वो लोग घर जाने से पहले एक बार शहर घूमते हैं। इनके साथ कनाडे और तान्या इसीलिए नहीं है क्योंकि वो घर पे सो रही हैं। दूसरी तरफ कनाडे और सोरा को शहर में बहुत ही मजा आ रहा था। तभी वो लोग एक फूड को देखते हैं जिनकी खुशबू उन्हें बहुत पसंद आती है। रेन उन्हें बताता है कि ये हॉट डॉग है। सोरा और रूना को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने ऐसी कभी कोई चीज ही नहीं देखी। रेन उन दोनों को ये खरीद कर देता है और वो उन्हें इतना पसंद आता है कि वो जल्दी जल्दी खाते खाते बोलती है कि वो उसे टेस्ट ही नहीं कर पाए। वैसे सोरा और रूना जानना चाहती थी कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रेन को कौन सी पावर मिली, बट रेन का कहना था कि शायद इस बार उसे कोई पावर नहीं मिली। ये सुन रूना और सोरा दुखी हो जाते हैं। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद रेन ने अल्टीमेट मैजिक सीख लिया होगा। अल्टीमेट मैजिक फेरीज की वो स्पेशल टेक्निक है जो एडवांस और सुपर क्लास मैजिक को सरपास कर देता है। ये मैजिक रूना और सोरा तो सीख नहीं पाए, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रेन जरूर सीख गया होगा। वो रेन से पूछती है क्या उसके माइंड में कोई मैजिक फॉर्मूला चल रहा है, पर रेन बोलता है कि ऐसा शायद कुछ नहीं हुआ है। जो सुन वो दोनों वापस डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो रेन के किसी काम के नहीं। रेन उन्हें ऐसा सोचने से मना करता है और बोलता है कि भले ही उन पे कोई पावर भी ना हो, लेकिन तब भी वो उसके साथ ही रहेंगे। सोरा और रूना को समझ नहीं आ रहा था कि रेन उन पे इतना भरोसा क्यों कर रहा है, जबकि उन लोगों को उनके ही गांव से निकाल दिया गया था। हालांकि गलती भी उनकी थी, पर वो रेन से जानना चाहते हैं कि जब उसके पास कनाडे और तान्या जैसी अल्टीमेट स्पीशीज है, तब भी उसने उन दोनों को साथ क्यों रखा हुआ है। तो रेन उन्हें बताता है कि जब आरियोस ने उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया था तो हर वक्त वो यही सोचता था कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। रेन का कहना था कि गलती इसमें आरियोस के साथ साथ उसकी भी थी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं था। उसे डर लगा रहता था कि आरियोस उसे अपनी पार्टी से निकाल ना दे, इसीलिए वो उनके लिए यूजफुल होने के लिए डेस्परेट होने लगा था। पर इसके बावजूद उसे बाहर निकाल दिया गया। पर शायद अगर वो अपनी टीम पे भरोसा रखता तो आज शायद प्रेजेंट कुछ और हो सकता था, लेकिन अब बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता। इसीलिए वो ऐसी टीम बनाना चाहता है जिसमें हर कोई एक दूसरे पे भरोसा रखे। रूना और सोरा पूछती हैं कि जब वो टीम की बात करता है क्या उसमें वो दोनों भी आते हैं, जिस पर रेन मुस्कुराते हुए हाँ बोलता है। रेन का जवाब सुन के उन्हें भी अच्छा लगता है। अब इतना बड़ा टॉपिक सुनने के बाद रूना को फिर से भूख लगाई है, तो रेन कहता है कि तान्या और कनाडे को जगाने के बाद वो लोग लंच करने जाएंगे, जिसके बाद वो वापस होटल जाने लगते हैं। पर तभी पीछे से एक हैंडसम आदमी उन्हें रोकता है और वो रूना और सोरा से उनका नाम पूछता है। रूना और सोरा अपना नाम बताने से मना कर देती हैं, तो वो आदमी उन पर अकड़ने लगता है, तो वो अपना नाम उसे बता देती है। वो आदमी बोलता है कि नाम तुम्हारा अच्छा है और तुम दिखने में भी ठीक ठाक हो, पर तुम ट्विंस हो, इसीलिए तुम वर्ती हो मेरी सेटिंग बनने के लिए। और वो ये सुनते ही उसे रिजेक्ट कर देती हैं। उसके रिजेक्ट कर दिए जाने पर वो और भी उनके लिए डेस्परेट होने लगता है। इस बंदे का नाम एडलेट है, जो कि शहर के लॉर्ड का बेटा है। एडलेट उन दोनों को एक और मौका देता है। वो बोलता है कि वो दोनों उसकी बंदी बनने के बाद उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो एक लड़की चाहती है। इसके बावजूद जब वो दोनों मना कर देती हैं, तो एडलेट उनको पाने के लिए रेन को मारने को तैयार था। उसके सिपाही उन लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन रेन बिल्कुल भी नहीं डरता और सभी सोल्जर्स को पीट देता है। रेन की पावर देख एडलेट भी हैरान हो गया था, लेकिन जब वो ताकत से रेन को नहीं हरा पाता तो वो रेन को डराने की कोशिश करता है। उसने अपने शहर के लोगों पर ही तलवार तान दी थी। एडलेट इनको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। वो यहाँ के लॉर्ड का बेटा है, उसके लिए ये सब लोग सिर्फ एक खिलौने की तरह है। और अगर रेन ने रूना और सोरा को उसके हवाले नहीं किया तो वो इन लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। रेन भी चिंता में पड़ गया था। अगर वो एक को बचाने जाता है तो सिपाही दूसरों को मार देंगे। सोरा और रूना रेन की मदद करने के लिए बोलती हैं, पर ऐसा करने से उनकी आइडेंटिटी सभी के सामने आ जाएगी, जो कि रेन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। रेन एक ऐसा तरीका ढूंढने की सोच रहा था जिसमें वो सोरा, रूना और पूरे शहर के लोगों को बचा सके। अचानक हम देखते हैं कि रेन अपने मन में एक नया मैजिक फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। रेन एक ही बार में कई सारे मैजिक सर्कल क्रिएट कर देता है, जिनका यूज करके वो कई सारे फायर अटैक एक साथ ही कर पा रहा था। रेन ने वहाँ सभी गार्ड्स को जला दिया था। सोरा और रूना ये देख हैरान हो गई थी कि रेन ने यहाँ कंसेक्यूटिव इनकंटेशन का यूज किया है, जो कि फेरिस का स्पेशल मैजिक होता है। अब रेन एडलेट पर अपनी तलवार तान कर उसे यहाँ से भाग जाने की धमकी देता है।
एडलेट बोलता है कि तुम्हें इसके लिए पछताना होगा और ये कहकर वो अपने सिपाहियों को लेके वहाँ से चला जाता है। रेन की बहादुरी और ताकत देख सभी लोग वहाँ रेन की तारीफ कर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत उनकी भलाई के लिए उन्हें टाउन छोड़ने को कहती है। तो वहीं हम आरियोस को देखते हैं जो उसी पत्थर की रिंग से रेन को देख रहा था। अब वापस होटल पहुंचने के बाद रूना वहां सभी को रेन की नई टेक्निक के बारे में बताती है। सोरा बोलती है कि ये टेक्निक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से रेन को मिली है। अब रेन का मैजिक और भी स्टेबल और पावरफुल हो गया है। रूना को भी प्राउड फील हो रहा था कि अब वो लोग भी तानिया और कनाडे जैसे रेन के काम आ रहे हैं। तो वहीं तानिया माफी मांगती है कि जब उन्हें उनकी जरूरत थी वो लोग सो रहे थे। वैसे रेन उन्हें बताता है कि शहर वालों ने उन्हें एडलेट के बारे में बताया था। एडलेट बेहद ही बुरा इंसान है जो लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें अपने मेंशन में कैद करके हर वो गलत हरकत करता है। तानिया बोलती है कि वो अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है। अगर एडलेट के खिलाफ कोई जाता भी है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। बिना सबूत के तो ऑर्डर ऑफ नाइट भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तानिया तो इतने गुस्से में थी कि वो उनके पूरे मेंशन को जलाने की बात कर रही थी, पर रेन बोलता है कि उन्हें सोच समझ के कदम उठाना होगा। तानिया बोलती है कि उन पे ज्यादा वक्त नहीं है। वो लोग अभी भी सोरा, रूना और रेन को टारगेट कर रहे होंगे और इस बार तो खतरा पूरे शहर पर है। लेकिन रेन अपने अलग ही विचारों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि ये टाउन कितने बड़े खतरे में है, लेकिन वो हीरो नहीं है, न ही वो बहादुर है। वो सबको नहीं बचा सकता। रेन यहाँ से भागने की सोच रहा था और उसकी ये मन की बात कनाडे समझ जाती है। कनाडे बोलती है कि उनके ऐसा करने से वो लोग शहर को नहीं बचा पाएंगे। तानिया भी बोलती है कि वो जानते हैं कि रेन सबको बचाना चाहता है, लेकिन इस बार उनके सामने वाला ताकतवर है, इसीलिए रेन कंफ्यूज हो रहा है। सोरा और रोना भी रेन को सपोर्ट कर रहे थे। रेन भी मोटिवेट हो जाता है और इस टाउन को बचाने का फैसला करता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस टाउन के लॉर्ड अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे थे और एडलेट ने आज के हादसे को दबाने की तैयारी भी कर ली थी। नाइट कैप्टन गिलेट एडलेट के पैसों के आगे बिक चुका था। उसे पोटली भर के सोने के सिक्के दिए जाते हैं रेन पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब इसके बाद एडलेट अपनी बैल बजाता है, जिसको सुनते ही एक बीस्ट गर्ल तुरंत कमरे में आती है और तभी एडलेट उसका कान पकड़ के उसे जमीन पर फेंक देता है। वो बोलता है कि तुम्हें घंटी बजते ही कमरे में आने को कहा गया था ना। वो बीस्ट गर्ल बोलती भी है कि मैं तुरंत कमरे में आई थी, लेकिन एडलेट उसके साथ और भी ब्रूटल होने लगता है। इसके अगले दिन रेन कनाडे के साथ ऑर्डर ऑफ नाइट के ऑफिस पहुंचता है एडलेट की कंप्लेन करने के लिए। वहाँ एडलेट का नाम सुनते ही रिसेप्शनिस्ट कांपने लगती है। तभी नाइट्स भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि उनकी कंप्लेन लेने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि वो बस एक मामूली सी लड़ाई थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन वो पहले ही कर चुके हैं और ऐसे छोटे मोटे मामलों में ऑर्डर नाइट अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। कनाडे वहाँ लड़ने वाली थी, लेकिन रेन उसे रोक देता है और नाइट्स भी बोलते हैं कि अगर वो लोग चुप नहीं हुए तो लॉर्ड एडलेट का नाम खराब करने की कोशिश पर उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। हम देखते हैं कि एक अनजान लड़की उनकी बातें छिप के सुन रही थी। रेन जान चुका था कि यहाँ से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। ये सभी लोग मिले हुए हैं, इसीलिए वो कनाडे को लेकर वहाँ से निकल गया था। अचानक रास्ते में कनाडे कुछ महसूस करती है। उस पतली गली से वही लड़की बाहर आती है जिसे हमने ऑर्डर नाइट के ऑफिस में देखा था। इसका नाम स्टेला है और वो रेन और कनाडे से कुछ बात करना चाहती थी। जब उन दोनों को पता चलता है कि ये ऑर्डर नाइट की वाइस कैप्टन है, वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वैसे स्टेला रेन और कनाडे को पहले से ही जानती थी, क्योंकि इन लोगों ने इबोन फैंग से शहर को बचाया था। हमें पता चलता है कि शहर के अभी जो हालात हैं, स्टेला इसके सख्त खिलाफ है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती। आधे से ज्यादा ऑर्डर नाइट्स पैसों के लालच में बिक चुके हैं, इसीलिए वो रेन और कनाडे का साथ चाहती है ताकि वो लॉर्ड को सबक सिखा सके। स्टेला उन्हें बताती है कि अभी भी कुछ ऐसे नाइट्स हैं जो सही का साथ देना चाहते हैं। कनाडे को स्टेला के अंदर से कोई डार्क फीलिंग सेंस नहीं हो रही थी, यानी कि वो स्टेला पर भरोसा कर सकते हैं। रेन कनाडे स्टेला का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। कनाडे पूरे जोश में थी लॉर्ड्स और नाइट्स की बैंड बजाने के लिए, लेकिन स्टेला बताती है कि पहले उन्हें सबूत इकट्ठा करने होंगे, वरना उन लोगों को देशद्रोही करार कर दिया जाएगा। तो रेन उन्हें एक ट्रैप बनाने का आइडिया देता है। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए सभी लोग एक साथ आ जाते हैं। रेन को ड्वार्फ से भी उसका नया हथियार मिल चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइट्स में अचानक हड़कंप मच गया है। असल में नाइट कैप्टन गिलेट के कानों में एक उड़ती हुई अफवाह आई है। किसी जगह पर एक ऐसा प्रूफ रखा हुआ है जिससे ये साबित किया जा सकता है कि रेनफोर्स और लॉर्ड एक साथ मिले हुए हैं। गिलेट को शक तो है कि ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन वो बस रिस्क नहीं लेना चाहता। हम देखते हैं कि वो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां वो एविडेंस रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो लोग वेयर हाउस में घुसते हैं
उन पर हमला होने लगता है। बाहर जाने के रास्ते को भी सोरा और रूना ने जमा कर बंद कर दिया था और रेन ड्वार्फ के दिए गॉन्टलेट की वजह से सभी सिपाहियों को ठिकाने लगा देता है और अब उनमें बस गिलेट ही बचा था। रेन उसको भी डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन गिलेट इतना भी नौसिखिया नहीं था। स्टेला गिलेट को सरेंडर करने को कहती है क्योंकि अब तक उसके साथियों ने उनके बेस पर भी कब्जा कर लिया होगा। जिलेट ये देख बहुत ही गुस्सा होता है कि उसके ही वाइस कैप्टन ने उसे धोखा दिया है। स्टेला रेन से कहती है कि अब इससे आगे वो खुद संभालेगी, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में जिलेट भारी पड़ रहा था, लेकिन स्टेला वापस उठती है और बोलती है कि वो उसे बुरा नहीं बनने देगी और वो जिलेट को हरा देती है। असल में एक टाइम था जब जिलेट स्टेला की इंस्पिरेशन हुआ करता था। दूसरी तरफ जब ये बात एडलेट को पता चलती है कि जिलेट पकड़ा जा चुका है तो वो अपना सारा गुस्सा उसी बीस्ट गर्ल पर निकालता है और अपना मन भर जाने के बाद वो सोचता है कि अभी भी उसके पास 100 से ज्यादा सिपाही हैं जिनका यूज करके वो काउंटर अटैक कर सकता है। लेकिन तभी एक नकाबपोश उसकी खिड़की पर आता है जो कि कहता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। वो उसे रेन के बारे में बताता है जो अल्टीमेट स्पीशीज को टेम कर सकता है। रेन का सच जानने के बाद तो एडलेट भी हैरान हो गया था। वैसे इस नकाब के पीछे आरियोस ही है जो कि एडलेट को बताता है कि अगर उसने रेन को हल्के में लिया तो वो हर एक वो चीज खो देगा जो आज उसके पास है। आरियोस उसे वही ब्लैक स्टोन की रिंग देता है जो कि किसी की भी मौत का कारण बन सकती है। ऐसा तोहफा पाने के बाद एडलेट शैतान की तरह हंसने लगता है। आरियोस एडलेट के अंदर से वो डार्क इमोशन महसूस कर पा रहा था जो इस रिंग की ताकत को और भी बढ़ा सकता है। स्टेला भी अपने नाइट्स के साथ एडलेट के मेंशन पहुंच चुकी है, पर बाहर खड़े गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं आने देते और पूरी नाइट फोर्स उनको रोकने बाहर आ जाती है। स्टेला भी अपने साथियों के साथ उन पर टूट पड़ती है और ये सब ऊपर से एडलेट भी देख रहा था। हम देखते हैं कि तान्या और कनाडे ने मेंशन के गेट को ही उड़ा दिया है। अल्टीमेट स्पिरिट्स को देखकर एडलेट बोलता है कि रेन को मारने के बाद इनको वो अपने काबू में कर लेगा। रेन, सोरा और रूना भी एक सीक्रेट दरवाजे से मेंशन के अंदर घुस आए हैं। वो लोग यहाँ उन लोगों को बचाने आए हैं जिनको एडलेट ने बंदी बनाया हुआ है। रूना वहाँ मटेरियल सर्च का यूज करती है जो मैजिक फ्लो को रीड कर सकता है जो उन्हें बंदी बनाए गए इंसानों को ढूंढने में मदद करेगा। अचानक रूना बोलती है कि उसे लोगों का मैजिक तो फील हो रहा है, लेकिन यहाँ वो एक ऐसे मैजिक को भी फील कर रही थी जो काफी ज्यादा ताकतवर है। रूना को लगता है कि यहाँ एक और अल्टीमेट स्पीशीज मौजूद है। रेन सोच में पड़ जाता है कि अल्टीमेट स्पीशीज यहाँ क्या कर रही है। वो रूना और सोरा को सभी बंदी बनाए गए लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट करके ले जाने को बोलता है और वो यहीं रुककर जांच करेगा कि वो अल्टीमेट स्पीशीज कौन है। क्या एक अल्टीमेट स्पीशीज एडलेट का साथ दे रही है? लेकिन सोरा रेन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जिस मैजिक को वो फील कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। रेन उनके सिर पे हाथ रख के बोलता है कि ये उसकी मजबूरी है। रेन के पास सोरा और रूना की तरह टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं है, इसीलिए सिर्फ रूना और सोरा ही सभी को बचा सकती है। बट इसमें सोरा और रूना का सीक्रेट भी रिवील हो जाएगा कि वो एक फेरीज है, जिसके लिए रेन उनसे माफी भी मांगता है। सोरा उसे उनकी चिंता करने से मना करती है। रूना भी बोलती है कि अगर रेन सही सलामत वापस नहीं आया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद उन लोगों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। रेन उस मैजिक का पीछा करते हुए एक काल कोठरी तक पहुंचता है जिसके अंदर उसी लड़की को कैद किया हुआ था। उस लड़की के कान और पूंछ देख रेन हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की डेमी गॉड अल्टीमेट स्पीशीज थी। रेन उस पिंजरे को तोड़ देता है। एक अनजान व्यक्ति को वहाँ देख वो बीस्ट गर्ल डर जाती है। रेन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी मदद करने आया है। वो अपने हीलिंग मैजिक से उसे हील कर देता है। रेन उससे उसका नाम पूछता है। वो उसे अपना नाम नीना बताती है और रेन को कस के गले लगा लेती है। हमें पता चलता है कि नीना एक डेमी गॉड है जो अपने टेम्पल में अच्छे लोगों के साथ खुश रहा करती थी, पर बस तब तक जब तक एडलेट वहाँ नहीं आया था। उसने नीना को छूने की कोशिश की, लेकिन प्रोटेक्टर शील्ड की वजह से एडलेट को ही झटका लग जाता है। एडलेट को गुस्सा आ जाता है और वो छोटे बच्चों का इस्तेमाल करता है नीना को मजबूर करने के लिए। मासूम बच्चों को खतरे में देख नीना उसके फेंके स्लेव कॉलर को पहनने को भी तैयार हो जाती है। अब स्लेव कॉलर की वजह से नीना उसकी गुलाम बन चुकी थी। एडलेट उसे मार मार के टॉर्चर करता है और बोलता है कि क्योंकि डेमीगॉड्स के पास भगवान की ताकत होती है और अब जब मैंने इस डेमीगॉड को अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कि मैं भगवान बन गया हूँ। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। नीना की कहानी सुनने के बाद रेन को बहुत ही बुरा लगा था। वो उसके स्लेव कॉलर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नीना उसे दूर करते हुए बोलती है कि
इस कॉलर पे काफी पावरफुल स्पेल्स लगे हुए हैं जो कि रेन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रेन नीना को उस पर भरोसा करने को कहता है। अब स्लेव कॉलर को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद रेन को पता चलता है कि तो इसे तोड़ने के लिए भी रेन को ओवरराइड टेक्निक का यूज करना होगा। बस यही एक तरीका है जिससे नीना को आजाद किया जा सकता है। लेकिन जब रेन ऐसा करता है तो उसे काफी जोर का झटका लगता है। नीना ये देख रोने लगती है और रेन को ये सब करने से मना करती है। वो बोलती है कि उसके पीछे ऐसा कोई नहीं जिसको उसके होने ना होने से फर्क भी पड़े, तो इसीलिए तुम खुद को चोट ना पहुंचाओ रेन। लेकिन रेन उससे बोलता है कि किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे पड़ता है। और वो अपनी हर मिली हुई पावर का यूज करके उस कॉलर को तोड़ देता है। लेकिन इतनी ताकत का एक साथ यूज करने की वजह से रेन काफी ज्यादा थक गया था। वो लगभग बेहोशी होने लगा था। दूसरी तरफ तान्या और कनाडे ने अपनी थोड़ी सी पावर से भी कम पावर में अधिकतर नाइट्स को हरा दिया है। अब बचे नाइट्स बंदी बनाए गए लोगों को बेसमेंट से निकालने को कहते हैं ताकि वो लोग उनका इस्तेमाल एक हॉस्टेज की तरह कर सके। लेकिन पीछे से तान्या और सौरा अपने मल्टी शॉट से उन्हें खत्म कर देती है। वो बताती है कि उन्होंने बंदी बनाए गए लोगों को सेफ जगह पहुंचा दिया है, तो अब तान्या और कनाडे को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी नाइट्स को ठिकाने लगाने लगते हैं। मेंशन के बाहर ऐसी हालत देख एडलेट के फादर भी परेशान हो रहे थे। एडलेट उन्हें तुरंत यहाँ से निकलने को कहता है। वो भी सभी एविडेंस को तबाह करके उनके पीछे आ रहा है। रेन भी नीना को लिए सेफ जगह ढूंढ रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात उसके साथियों से हो जाती है। रेन को एक और लड़की के साथ देख सारी अल्टीमेट स्पीशीज रेन को गुस्सैल नजरों से देख रही थी। रेन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें पता चलता है कि वो लोग तो मजाक कर रहे थे। सोरा और रूना से उन्हें पहले ही अल्टीमेट स्पीशीज की प्रेजेंस का पता चल गया था। स्टेला वहाँ बोलती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, उन्हें लॉर्ड और उसके बेटे को पकड़ना है। तभी उन लोगों की नजर लॉर्ड पर जाती है जो बचे पैसे लेकर वहाँ से भाग रहा था। रेन अपने गॉन्कलेट से उसे पकड़ लेता है और ये सब एडलेट ने देख लिया था। वो रिंग का इस्तेमाल रेन पर करता है जिससे वहाँ बेहद ही बड़ा डेथ रीपर प्रकट होता है जो कि रेन को मार देता है और कोई उसे रोक नहीं पाता। मेंशन के ऊपर हंस रहा आरियोस भी रेन के मरने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रेन को तो कुछ हुआ ही नहीं है। हमें पता चलता है कि रेन को जो मल्टी शॉट्स की टेक्निक मिली थी वो सिर्फ सोरा से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से मिली थी और रूना से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रेन को मैजिक नलिफिकेशन की टेक्निक मिली है जिससे अब रेन के ऊपर कोई भी मैजिक अटैक बेअसर है। तो वहीं एडलेट को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रेन जिंदा कैसे बच गया, पर अभी भी उसके अंदर रेन के लिए जो गुस्सा है वो खत्म नहीं हुआ था। तभी अचानक आरियोस की वो रिंग चमकने लगती है और पर्पल धुआं वहाँ फैलने लगता है जो कि एडलेट की पूरी बॉडी खा गया था। हम देखते हैं कि रेन इस धुएं को देख घबरा रहा है। वो अब तक का सबसे बड़ा फायर बॉल उसके ऊपर मारता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो धुआं एक कुकून जैसा शेप ले लेता है जिसके अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है। उस डीमन को अपने सामने देख रेन की आंखें डर से कांप रही थी क्योंकि ये वही डीमन था जिसने रेन के पूरे गाँव को तबाह किया था। पर अभी ये डीमन इन सभी को जिंदा छोड़ बाहर उड़ जाता है। रेन ने अंदाजा लगा लिया था कि ये शहर के लोगों को अपना शिकार बनाने वाला है। रेन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। उसकी घबराहट का कारण ये नहीं था कि इस बार उसका सामना डीमन से है, वो बस चिंतित था कि अगर वो लड़ने जाएगा तो उसके पीछे उसके साथी भी उसकी मदद करने आएंगे, जो कि रेन किसी को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। रेन पीछे मुड़कर देखता है तो सभी लोग उसको देख मुस्कुरा रहे थे, जिसका मतलब साफ था कि वो सभी लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो रेन भी शहर के लोगों की जिम्मेदारी स्टेला पे छोड़कर और नीना को सेफ जगह पहुंचाकर उस डीमन का सामना करने चल पड़ता है। दूसरी तरफ डीमन ने पूरे शहर पर आतंक मचाया हुआ था। छोटे से लेके अमीर हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और ऐसे कीड़े मकोड़ों को नीचे रेंगता देख डीमन को काफी मजा आ रहा था। तभी कनाडे उस पर पीछे से हमला करती है और वो जमीन पर आ गिरता है। रेन और बाकी सबको वहाँ देख वो बोलता है कि तुम्हें मरने की जल्दी है। रेन बोलता है कि आज वो उसे हरा कर रहेगा, जिस पर उस डीमन की हंसी निकल आती है और तभी कनाडे एक बार फिर उस पर हमला करती है। तान्या भी अपनी टेल से उस पर हमला करती है और रेन अपने गॉन्कलेट से उसे कैप्चर कर लेता है, पर एक भी हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। इस बात पे वो रेन का मजाक भी उड़ाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि रेन तो सिर्फ वक्त निकाल रहा था ताकि सोरा और रूना अपना मैजिक तैयार कर सके। वो दोनों उस पर पावरफुल अटैक फ्लैश इम्पैक्ट का यूज करती है, जिससे वहाँ काफी बड़ा धमाका हो गया था। इसके बावजूद वो हंस रहा था जैसे सिर्फ हवा का झोंका आया हो। वो डीमन बोलता है, एक के भले 5,
बहुत नाइंसाफी है। और ये कहकर वो अपनी शैडो को बढ़ा देता है, जिसके अंदर से कई सारे वाइल्ड मॉन्स्टर समन होने लगते हैं। पर उनको हराना अल्टीमेट स्पीशीज के लिए बच्चों के साथ खेलने जैसा था। पर वो मॉन्स्टर्स इनको अनगिनत बार समन कर सकता है। इनको भी हराने के लिए कनाडे काफी मोटिवेटेड थी। बस वो ये भूल गई थी कि उनका असल में सामना डीमन से है, ना कि उसके समन किए गए मॉन्स्टर्स से। वो डीमन कनाडे पे हमला करता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। ये देख तान्या को बहुत ही गुस्सा आता है। वो डीमन पर ड्रैगन ब्रीथ का यूज करती है और इस दौरान रेन और फेरिस कनाडे को हील कर रहे थे। यहाँ तान्या और उस डीमन की टक्कर चल रही थी, पर लेकिन वो डीमन बहुत ही ताकतवर था। उसके हमले से तान्या पीछे गिर जाती है। रेन जब उसे देखने पास आता है तो वो शर्मा जाती है, लेकिन अभी कुछ खत्म नहीं हुआ था। वो डीमन अपने हमले से शहर को तबाह करने लगता है। ये देख रेन को भी गुस्सा आ गया था। वो उस पर मल्टी शॉट से हमला करता है, लेकिन किसी भी हमले का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो रेन के हमले को भी वीक बता रहा था। तभी सोरा और रूना अपने एक और मैजिक अटैक से उस डीमन को कुछ देर के लिए रोकने में कामयाब हो जाते हैं। रेन भी तान्या और कनाडे को मल्टी बूस्ट देता है और वो अपनी पूरी ताकत से उस डीमन पर हमला करने लगती है। फेरिस भी जजमेंट अटैक का यूज कर उसे हवा में उछाल देती है और कनाडे अपनी किक से उसे जमीन पर पटक देती है। बट स्टिल उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो वाइल्ड मॉन्स्टर्स के साथ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स की सेना भी समन कर लेता है। लेकिन इस बार वो उन पे हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वो वहां से जाने लगता है। रेन ये देख परेशान होने लगता है, क्योंकि वो डीमन पूरे शहर को तबाह करने वाला था। तान्या उस पर अटैक करती है, बट वो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स अपनी जान देकर उसे बचा लेते हैं और वो डीमन वहां से चला जाता है। रेन की टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि वो लोग अपनी पूरी ताकत से उस डीमन का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टाउन के लोगों की जान खतरे में है। तभी सोरा और रूना बोलती है कि वो लोगों को टेलीपोर्ट करके उन्हें सेफ जगह पहुंचा सकती है, पर इसमें भी रेन हिचकिचा रहा था। वो दोनों समझ जाती हैं कि रेन को इस बात का डर है कि उनकी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। वो बोलती हैं कि उनकी आइडेंटिटी तो तभी सबके सामने आ गई थी जब उन्होंने किडनैप हुए लोगों को सेफ जगह पहुंचाया था। रेन थोड़ी देर विचार करने के बाद उनकी बात को मान लेता है। दूसरी तरफ हम हीरो पार्टी की मीना को देखते हैं, जो अपनी टीम को शहर में हो रहे डीमन के आतंक के बारे में बताती है। टकले को भी लगता है कि उन्हें डीमन को हराने जाना चाहिए, लेकिन आरियस उन्हें ये कहकर मना कर देता है कि ये काम उनका नहीं है। उनका काम सिर्फ डीमन लॉर्ड को हराना है। पर उनको ये बात ठीक नहीं लग रही थी, जिस कारण आरियस गुस्सा हो जाता है। तो वो लोग भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो हीरो के खिलाफ तो नहीं जा सकते। और ये सब तो बस आरियस के बहाने थे, क्योंकि वो डीमन उसके प्लान का ही तो हिस्सा है। इधर सोरा और रूना टेलीपोर्टेशन वाली बात स्टेला को बताती है और वो भी उनका साथ देने के लिए शहर के सभी लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं। तो वहीं खड़ी नीना सोच रही थी क्या उसने सही फैसला लिया है। दूसरी तरफ तान्या और कनाडे सभी मॉन्स्टर्स को मार के रास्ता बना रहे थे, पर उनकी संख्या है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वहीं टाउन के लोगों को फेरिस के बनाए टेलीपोर्टेशन पर यकीन नहीं था। फेरिस और इंसानों के बीच की दुश्मनी यहाँ रुकावट बन रही थी। तभी उस भीड़ में से एक आदमी आगे आता है, जिसकी दुकान का सोरा और रूना ने हॉट डॉग खाया था। वो आदमी उनसे पूछता है कि उन्हें उसकी दुकान का हॉट डॉग कैसा लगा था। वो दोनों उसके हॉट डॉग की तारीफ करती हैं और यही उसके लिए काफी था उन पर यकीन करने के लिए। अब उस आदमी को देख बाकी सब भी टेलीपोर्टर पर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद सोरा उन्हें एक सेफ जगह टेलीपोर्ट कर देती है। लेकिन जब उन्हें बचे हुए लोगों को भी टेलीपोर्ट करना था, तभी उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर यहाँ तक आ चुके हैं। सोरा बोलती है कि वो पोर्टल को अकेले संभाल लेगी। वो रूना को मॉन्स्टर्स को रोकने को कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब एडवेंचरर्स भी उनकी मदद करने आ गए हैं। हमें पता चलता है कि गिल्ड रेन की मदद कर रही है और ड्वार्फ ने भी सबके लिए कमाल के हथियार बनाए हैं, ताकि वो लोग रेन की मदद और शहर को बचा सके। वो लोग सभी मॉन्स्टर्स को संभाल कर उनके लिए डीमन तक जाने का रास्ता बना रहे थे। तो वहीं सोरा भी पोर्टल को अकेले संभाल रही थी और रूना मॉन्स्टर्स को उन तक पहुंचने से रोक रही थी। नीना फिर एक बार अपने आप से सवाल करती है कि सभी लोग अपनी जान को दांव पे लगा कर लड़ रहे हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो क्या ये सही है? और क्या वो बस ऐसे ही खड़ी होकर बस ये देखती रहेगी? नीना ने फैसला कर लिया था और वो वहाँ से गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि रेन किसी को टेम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी दूर होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। तान्या भी रेन को उड़ाकर वहाँ पहुँचा नहीं सकती। फ्लाइंग मॉन्स्टर्स ऐसा होने नहीं देंगे। टेलीपोर्टेशन मैजिक भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसकी तैयारी काफी पहले करनी पड़ती है। यहाँ उनको जरूरत इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की है। तभी नीना वहाँ आके रेन को गले लगा लेती है। वो बोलती है
है कि वो भी उनकी मदद करना चाहती है। नीना को देखकर तान्या और कनाडे को याद आता है कि डेमीगॉड्स के पास एक स्पेशल पावर होती है जो किसी अल्टीमेट स्पीशीज के पास नहीं होती। असल में नीना इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर सकती है। रेन नीना से पूछता है क्या वो उसे डीमन तक पहुंचा सकता है। नीना हाँ बोलती है और हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मॉन्स्टर्स की सेना उनकी ओर आ रही है। रेन नीना को लेकर डीमन की ओर भागने लगता है। वो डीमन भी रेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो एक काफी ताकतवर हमला भी करता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो गया था। लेकिन नीना का इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिर्फ उन्हें बचाता ही नहीं, उन्हें पल भर में डीमन तक पहुंचा देता है। वो डीमन भी ये देख हैरान हो गया था। बार बार इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करने से वो एक तरह से हवा में उड़ रहे थे, जिस कारण वो डीमन उनसे चाहकर भी दूर नहीं जा पा रहा था। पर उस डीमन को लगता है कि एक इंसान उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन रेन अपने ऊपर मल्टी बूस्ट का यूज करता है और इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन से उस डीमन तक पहुंचकर वो उसे टेम करने की कोशिश करता है। पर ऐसा करने की वजह से बुरी ताकत रेन के ऊपर हावी हो रही थी। लेकिन लोगों का यकीन रेन को ताकत देता है और वो उसके सभी मॉन्स्टर्स को टेम कर लेता है। यहाँ एक बार फिर रेन ने ओवरराइड तकनीक का यूज किया था। अंत में उसके ही मॉन्स्टर्स उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन मरने से पहले वो डीमन उस महान योद्धा का नाम जानना चाहता था जिसने उसे हराया है, पर रेन उसे अपना नाम बताने से मना कर देता है। अब इतनी गंभीर लड़ाई की वजह से नीना भी थक चुकी थी। वो अचानक हवा में ही बेहोश हो जाती है, जिस कारण वो दोनों ही जमीन पर गिरने लगते हैं। वो तो तान्या ने उन्हें वक्त पर बचा लिया था। अब इसके 3 दिन बाद हम देखते हैं कि टाउन के लोग अपने शहर को रीबिल्ड कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि स्टेला को ऑफिशियली न्यू कैप्टन बना दिया गया है ऑर्डर ऑफ नाइट्स का। और हमें ये भी पता चलता है कि स्टेला नीना के गांव को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं आया है। ये सुन नीना दुखी तो होती है, लेकिन वो रेन के साथ भी खुश है। स्टेला रेन से बोलती है कि वो यहाँ का हीरो है, तो रेन बोलता है कि वो हीरो नहीं, हीरो हम सब हैं। वो तो बस एक आम बीच टेमर है। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नीना रेन के परिवार का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन रेन को नहीं लगता कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के बाद वो एक डेमी गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, जिस पर वो सभी लोग बस रेन को देखे जा रहे थे, जिसका मतलब वो समझ गया था और वो नीना को टेम करने की कोशिश करता है, जो कि रेन इसमें सक्सेसफुली कामयाब भी हो जाता है और अब नीना भी उसकी पार्टी की एक सदस्य बन चुकी है। अब इसके बाद वो लोग गिल्ड जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि अब नाइट्स और गिल्ड लोगों की सुरक्षा के लिए एक साथ काम करने वाली है और ये बस रेन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और जो रेन ने लॉर्ड के बेटे का सच जो सबके सामने लाया है और उस डीमन को जो हराया है, उसकी इसी बहादुरी को सम्मान देते हुए गिल्ड ने रेन की रैंक को ई से रैंक सी कर दिया है। रेन बोलता है कि उसने अकेले कुछ भी नहीं किया है, जिस पर तान्या उसे मारती है क्योंकि वो कभी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करता। वैसे रेन को गिल्ड की तरफ से तगड़ा इनाम मिलने वाला है और वो यहाँ आया भी इसीलिए था कि अब उसके बड़े परिवार के लिए उसे बड़ा कमरा चाहिए था। तो रिसेप्शनिस्ट उसे घर खरीदने का सुझाव देती है और उनको भी ये एक अच्छा आइडिया लगता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट जो उन्हें घर दिखा रही थी उनमें से एक भी उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन आखिर में वो उन्हें एक ऐसा घर दिखाती है जो उन्हें बहुत पसंद आता है और साथ ही वो बहुत ही सस्ता भी था। और यही बात उनके मन में शक पैदा कर रही थी कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। रिसेप्शनिस्ट कुछ तो छिपा रही थी। हमें पता चलता है कि ये घर इतना सस्ता इसीलिए है क्योंकि इस घर पर भूत का साया है। कनाडे को भूतों से बहुत डर लगता है, लेकिन वो इतने अच्छे और सस्ते घर को छोड़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो इस घर की जांच करने इस भूतिया घर के अंदर जाते हैं। उस घर के अंदर बहुत ही अंधेरा था। वहाँ पर नीना की चीख ही कनाडे को बहुत डरा देती है। वो लोग चलते चलते एक कमरे तक आ गए थे और अब तक उनके साथ कुछ भी डरावना नहीं हुआ था, पर तभी वहाँ पे रखी चीजें हिलने लगती हैं और एक डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है जो कि बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। अचानक उनके सामने एक हॉट भूतनी प्रकट होती है जो कि बोलती है कि आज रात मैं घर पे अकेली हूँ। रुना और सौरव से भगाने के लिए अपने मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन मैजिक का असर एक भूत पर नहीं होता। उनके पास एक और तरीका था, लेकिन वो तरीका इस भूतनी के साथ साथ पूरी बिल्डिंग को उड़ा सकता था। उनकी बच्चों जैसी हरकतें भूतनी को इरिटेट करने लगती हैं। वो बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। तभी तान्या नोटिस करती है कि जब से वो लोग इस घर में आए हैं, इस भूतनी ने एक बार भी उन्हें मारने की कोशिश नहीं की। तो शायद हो सकता है कि ये भूतनी उन पर हमला ही नहीं कर सकती। ये बात सुनकर वो भूतनी हैरान हो जाती है क्योंकि तान्या का अंदाजा एकदम सही था। तभी वो भूतनी देखती है कि कनाडे बहुत ज्यादा डर रही है, तो वो भूतनी कनाडे को और भी डराने लगती है।
पर उसके ऐसा करने की वजह से कनाडे एक तरह से पागल हो गई थी। वो गुस्से में उस भूतनी पर ही हमला करने लगती है। कनाडे इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसने डर में अपनी फिजिकल लिमिट्स को ही सरपास कर दिया था और अब वो एक भूतनी पर भी हमला कर पा रही थी। कनाडे से वो भूतनी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सोरा और रूना वहां के वॉल को ही सील कर देते हैं, जिस कारण भूतनी वहां से भाग नहीं पा रही थी। तान्या कनाडे को शांत करती है और होश में आने के बाद कनाडे को कुछ भी याद नहीं था। अब उस भूतनी के पास कोई और चारा नहीं था। वो रेन की बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि रेन ने उसे हवा में ही रोक दिया है। हमें पता चलता है कि रेन ने थोड़ा बहुत अपने गांव में भूतों के बारे में भी सीखा था। भूतनी हैरान थी कि रेन छोटी सी जानकारी से इतना कैसे कर सकता है। वो रेन की टेमिंग स्किल के सामने हाथ खड़े कर देती है और अब वो लोग जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। पर रेन तो बस उस भूतनी को जानना चाहता था। वो भूतनी रेन की नादानी देख हंसती है और उसे अपना नाम टीना बताती है। वो बताती है कि वो 30 साल पहले एक घर में मेड का काम किया करती थी, लेकिन उसका मालिक बहुत ही हरामखोर और ठरकी था, जिसने अंत में टीना को ही मार दिया था। और जब टीना की आंखें खुली तो वो भूत बन चुकी थी, पर अब वो क्योंकि उनसे हार चुकी है तो वो यहाँ से चली जाएगी। पर रेन चाहता था कि टीना उनके साथ ही रहे, क्योंकि उसकी ही वजह से उन्हें ये घर इतने सस्ते में मिला है। इसीलिए अगर वो चाहे तो वो यहाँ उनके साथ रह सकती है। टीना को ये चीज ठीक नहीं लग रही थी। तान्या बोलती है कि रेन ऐसा ही है, अगर वो उनके साथ रहेगी तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसके बाद वो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। तो अब टीना भी उनके साथ खुशी खुशी रहने को तैयार हो जाती है। अब रेन गिल्ड में जाके उस घर को अपने नाम करवा लेता है, यानी कि अब रेन ऑफिशियली इस शहर का सदस्य बन चुका है। दूसरी तरफ हम हीरोज को देखते हैं, जो शहर में आकर फ्री का राशन मांग रहे थे, लेकिन दुकानदार उन्हें फ्री में राशन देने से मना कर देता है, क्योंकि जब उनका टाउन खतरे में था तभी अपने आप को हीरोज कहने वाले कहीं दुबके हुए थे। आर्योस को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी की दुकान को तबाह कर देता है और अकड़ में वहां से जाने लगता है। सभी लोग हीरोज को गाली दे रहे थे और बोलते हैं कि तुमसे अच्छा तो वो बीच टेमर है। हाँ, ये छपरी हीरोज मुफ्त का खाने आ जाते हैं। भाई उस वाले के टकले पे तो बाल भी नहीं है। रेन की तारीफ आर्योस को और भी गुस्सा दिला रही थी। दूसरी तरफ हम रेन और कनाडे को देखते हैं, जो मार्केट से वापस घर आ रहे थे। कनाडे भागकर घर के चौखट तक जाती है और रेन से बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है, जो सुन रेन को बहुत ही अच्छा लगता है। घर के अंदर भी सभी लोग उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद वो सब एक फैमिली की तरह बैठकर खाना खाते हैं। उन सभी का साथ और ये प्यार रेन को उसके परिवार की याद दिला देता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। कनाडे उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना। रेन अपने आंसू पोंछकर बोलता है कि उसे बस भूख लग रही थी, जिसके बाद वो सब एक साथ खाना खाते हैं और यहाँ पर इस एनीमे का पहला सीजन खत्म होता है।